लोगों को दिया था और उसके साथ हम लोगों ने 150 ऑनवर्ड्स एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था। सो आज हम जो स्टार्टिंग वाले 1 to 150 एमसीक्यूज़ हैं वो डिस्कस करेंगे और आज मेरी कोशिश होगी, जिस तरह कल वाला लेक्चर थोड़ा डिटेल था उसमें हमने थ्योरी भी डिस्कस कर ली थी, तो आज हम जस्ट एमसीक्यूज़ ओरिएंटेड जो है वो एक लेक्चर रखेंगे और मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों का टाइम कम से कम लूँ। चलें स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर है 601 अकॉर्डिंग टू AA सेकेंड एडिशन। अब पेशेंट, अब आप लोगों ने मेरे साथ साथ चीज़ों को याद करना है, आप लोगों ने बैठना नहीं है, आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि ये लेक्चर के बाद दोबारा इसको पढ़ेंगे, आप लोगों ने मेरे साथ साथ चीज़ों को रिकॉल करना है। ज़्यादातर चीज़ें वो होंगी जो ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं, ठीक है। अ पेशेंट केम टू ईआर विद सीवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड डिहाइड्रेशन। एक पेशेंट आता है इमरजेंसी में जिसको सीवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है और डिहाइड्रेशन है। आफ्टर इनिशियल रिससिटेशन इट वाज फाउंड दैट शी हैड रिसेक्शन ऑफ ए पार्ट ऑफ गट दैट शी एग्जैक्टली नॉट रिमेंबर। उसको नहीं पता कि उसका गट का कौन सा पार्ट जो है वो रिसेक्ट हो गया है, सही है। व्हाट दैट पार्ट इज, तो वो कौन सा पार्ट है जो रिसेक्ट हुआ है। सो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होती है ना वो हमेशा ज्यूजेनम में होती है, ज्यूजेनम में मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होती है और फ्लूइड लॉस जो होगा वो हमेशा कोलॉन से होगा, सही है। अच्छा, अब जो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ज्यूजेनम से होती है, लेकिन अगर वो पूछे कि पार्ट ऑफ गट रिमूव विच कॉजेज फ्लूइड लॉस, वो कौन सा पार्ट है जिसको अगर रिमूव किया जाए तो फ्लूइड लॉस जो है वो होता है, तो डेट इज़ आइलियम। अब ये कैसे आप लोगों ने याद रखना है, इसकी एक छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक दुकान है, उसमें दो भाई काम करते हैं। अगर एक भाई चला जाएगा, अगर एक भाई चला जाएगा तो दुकान का काम जो है वो दूसरा छोटा भाई संभाल लेगा, लेकिन अगर छोटा भाई भी चला गया तो दुकान का काम कोई कोई भी नहीं संभालेगा, सॉरी। सो द थिंग इज कि ऑल्दो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन जो होती है वो ज्यूजेनम में होती है और फ्लूइड लॉस जो है वो कोलॉन से होता है, लेकिन अगर 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 मैं बात करूं कि ज्यूजेनम नहीं है तो ज्यूजेनम का जो काम है वो आइलियम संभाल लेगा, लेकिन अगर आइलियम भी नहीं है तो आइलियम का काम संभालने वाला कोई भी नहीं होगा। सो अगर वो पूछे कि पार्ट ऑफ गट विच इज रिमूव्ड एंड कॉजेज फ्लूइड लॉस, दैट इज आइलियम, ऑलवेज ऑलवेज आइलियम, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। सेकेंड एमसीक्यू है जी, स्मॉल इंटेस्टाइन इंटरमिटेंट पेन इज फेल्ट इन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो पेन है वो कहाँ पे फेल्ट होगी, ठीक है। अच्छा, इसमें आप लोगों ने दो तीन बातें याद रखनी है, दो तीन बातें याद रखनी है कि जो डीजी होता है ना, किसी भी डायरेक्टर जनरल जो होता है, किसी भी डिपार्टमेंट का जो डीजी होता है वो हमेशा कंधों पे बैठा होता है, ठीक है, कंधों पे, मतलब डेफिनेटली वो सबसे सुपीरियर होता है तो वो कंधों पे बैठा होता है। डीजी इज जस्ट लाइक ए फरिश्ता ऑफ डिपार्टमेंट के, वो सबसे सुपीरियर होता है। डीजी हेल्थ देख लें, डीजी कोई भी किसी भी महकमे का डीजी जो होता है दैट इज़ वेरी सुपीरियर। सो डी फॉर डायफ्राम, जी फॉर गॉल ब्लेडर, डी फॉर डायफ्राम, जी फॉर गॉल ब्लेडर, और इनको कहाँ पे बिठाना है, कंधों पे, शोल्डर पे। सो डायफ्राम और गॉल ब्लेडर की जो पेन है वो फेल्ट कहाँ पे होगी, शोल्डर पे। सो डी जी, डी जी, डायफ्राम गॉल ब्लेडर ऑन शोल्डर, डायफ्राम गॉल ब्लेडर ऑन शोल्डर। अच्छा, पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाटाइटिस पीछे, पी से पेनक्रियाटाइटिस, पी से पीछे। सो जो पेनक्रियाटाइटिस की पेन है वो बैक पे फील होगी, डन। अच्छा, तीन बातें याद होगी, मैंने कहा मेरे साथ साथ इस लेक्चर में आप लोगों ने याद करके उठना है सर, ठीक है, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। एंजाइना की पेन कहाँ पे होती है, तो एवरीवन नोज दैट लेफ्ट आर्म और जॉ में फील होती है एंजाइना की पेन। फिर रह गया जी अपेंडिसाइटिस, तो अपेंडिसाइटिस या स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इंटरमिटेंट पेन है वो फेल्ट होती है अम्बिलिकस पे, वो फेल्ट होती है अम्बिलिकस पे, डन सर। पेज नंबर 601 है, एमसीक्यू नंबर 3। अभी तक चीज़ें याद हो रही हैं, अभी तक हमने दो एमसीक्यू किए, डन। अच्छा, कौन कौन है क्लास में, ज़रा मुझे पता चले कौन कौन है क्लास में। आर यू पीपल विद मी, आप लोगों को मेरी समझ आ रही है, सही फ्लो में समझ आ रही है अभी तक। ये जी इस लेटेस्ट अटेम्प्ट में ये वाला एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 3। ड्यूरिंग सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन देयर इज आर्टरी डैमेज इन्वॉल्व विच आर्टरी। तो सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन में कौन सी आर्टरी डैमेज होगी, ठीक है। एक और तरह से ये एमसीक्यू आता है कि बेसिकली सुपीरियर सरफेस ऑफ ब्लेडर पे, सुपीरियर सरफेस ऑफ ब्लेडर पे कौन सी आर्टरी डैमेज होगी। सो याद रखना है कि सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन
या सुपीरियर सरफेस ऑफ ब्लैडर पे इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होगी। अब आप लोगों ने मेरे हैंड की मूवमेंट देखनी है। सुपीरियर सरफेस ऑफ ब्लैडर, सुपीरियर सरफेस ऑफ ब्लैडर या सुप्रा प्यूबिक कैथेटराइजेशन में इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी डैमेज होगी। अब ये है एपिगैस्ट्रिक रीजन, इधर से नीचे जो आर्टरी जा रही है, नीचे ब्लैडर पड़ा हुआ है, तो वो कौन सी है? इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। जस्ट इमेजिन ये ब्लैडर है मेरा, नीचे पड़ा हुआ है और ये एपिगैस्ट्रियम है, तो जो नीचे आर्टरी जा रही है वो कौन सी है? इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। सो अगर एपिगैस्ट्रियम से नीचे इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक जा रही है तो सुप्रा प्यूबिक कैथेटराइजेशन या सुपीरियर सरफेस ऑफ ब्लैडर की इंजरी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी की होगी। क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? डन। इजी पीजी एमसीक्यूज है। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन ड्यू टू एसएमए ब्लॉक्स विच पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन स्पेयर्ड। ठीक है, तो अगर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाता है एसएमए का, तो कौन सा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट जो है स्पेयर्ड होगा? तो डेट इज डिसेंडिंग कोलॉन। डिसेंडिंग कोलॉन इज बेसिकली सप्लाइड बाय इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। आप लोगों ने 3 आर्टरीज याद रखनी है। एक होता है जी सिलिक ट्रंक, एक होता है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, एक होता है इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। जो सिलिक ट्रंक है वो फोरगट को सप्लाई करेगा, जो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है वो मिडगट को सप्लाई करेगा, और जो इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है वो किसको सप्लाई करेगा? हाइंड गट को। सो इसमें देखें इंटेस्टाइन इन्फेक्शन है एसएमए का, तो मिड गट के सारे स्ट्रक्चर्स हैं, अपेंडिक्स, आइलियम और असेंडिंग कोलॉन। लेकिन जो डिसेंडिंग कोलॉन है डेट इज बेसिकली पार्ट ऑफ हाइंड गट। सही है सर? सो डेट इज पार्ट ऑफ हाइंड गट, जिस वजह से वो स्पेयर हो जाएगा। क्लियर? पेप्टिक अल्सर पेन जो होती है उसको कौन कैरी करता है? पेप्टिक अल्सर की पेन को जो कैरी करती है चीज़ वो होती है ग्रेटर सबप्लांक्टिक नर्व। अब ये वो एमसीक्यूज हैं जो जीआईटी में भी आने हैं। ये जो अभी मैं एमसीक्यूज पढ़ा रहा हूँ ये जीआईटी में भी आते हैं, जीआईटी के रफीउल्ला पॉइंट्स में भी लिखे हुए हैं। सो ट्राई टू मेमोराइज दीज एमसीक्यूज, ट्राई टू बी फेमिलियर विद दीज एमसीक्यूज कि पेप्टिक अल्सर की पेन जो है वो ग्रेटर सबप्लांक्टिक नर्व कैरी करती है। ठीक है, ठीक है। ग्रेट लोग जो होते हैं वो दर्द बर्दाश्त करते हैं। सही है। जो स्मॉल और लेसर किस्म के लोग होते हैं वो दर्द बर्दाश्त नहीं करते। सो दर्द जो बर्दाश्त कर जाए वो क्या है? ग्रेट। सही है। और दर्द भी किसकी? पेप्टिक अल्सर की। ठीक है। सो आप लोगों में से कौन कौन है जो ग्रेट लोग हैं जो दर्द बर्दाश्त कर लेते हैं? बेसिकली पेप्टिक अल्सर पेन इज क्रिएटेड बाय ग्रेटर सबप्लांक्टिक नर्व। सही है सर। टर्मिनल पार्ट ऑफ कॉमन बाइल डक्ट रिलेशन विद पेनक्रियास। तो टर्मिनल पार्ट ऑफ कॉमन बाइल डक्ट जो होता है वो पेनक्रियाज में एम्बेडेड होता है। एम्बेडेड होता है। जो टर्मिनल पार्ट ऑफ कॉमन बाइल डक्ट होता है वो पेनक्रियाज में क्या होता है? एम्बेडेड होता है। सही है। एम्बेडेड इन द पेनक्रियाज। ठीक हो गया। एमसीक्यू नंबर 7, लेसर ओमेंटम कंटेन्स। तो लेसर ओमेंटम के अंदर क्या क्या चीज होती है? तो लेसर ओमेंटम के अंदर जो होता है पोर्टल ट्राइएड होता है। पोर्टल ट्राइएड। सही है। पोर्टल ट्राइएड यानी हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर, कॉमन बाइल डक्ट और पोर्टल वेन। हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर, कॉमन बाइल डक्ट और पोर्टल वेन। चलो इधर मैं स्टॉप कर रहा हूँ। लेट मी टेल यू गाइस अ बिट ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हियर कि एक होता है जी स्टमक बेड। स्टमक बेड का निमोनिक है डॉक्टर साहिबा किल्स दी पेशेंट सो स्कार्सली। अब जो लड़के हैं इसको याद करें डॉक्टर साहिबा किल्स द पेशेंट सो स्कार्सली, और जो लड़कियां हैं वो इसको इस तरह से याद करें डॉक्टर साहिब किल्स द पेशेंट सो स्कार्सली। ऑपोजिट याद करना है। हम लोगों ने अपने आप को तो नहीं ना कहना, लड़कों ने लड़कों को नहीं कहना कि बंदे मार दिया है, और लड़कियों ने लड़कियों को नहीं कहना कि बंदा मार दिया है। सो डॉक्टर साहिब या डॉक्टर साहिबा किल्स द पेशेंट सो स्कार्सली, ये निमोनिक किसका? स्टमक बेड का। यानी स्टमक ऊपर पड़ा हुआ है और उसका बेड नीचे है, यानी पोस्टीरियर रिलेशंस ऑफ स्टमक। ये स्टमक है और इसके पीछे क्या है? उसके पोस्टीरियर क्या है? सो डॉक्टर साहिब साहिबा किल्स द पेशेंट सो स्कार्सली। तो इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? इसमें डी से डायफ्राम। सारे मेरे साथ साथ लिख लो ये। डी से डायफ्राम, लेफ्ट डोम ऑफ डायफ्राम। ठीक है। एस से स्प्लीन। ठीक है। एस से स्प्लीन। डॉक्टर साहिब किल्स, के से किडनी, किल्स के के से किडनी, लेफ्ट किडनी। टी यानी दी पेशेंट का टी, ट्रांसफर्स मीजोकोलॉन। पेशेंट, पेशेंट का पी फॉर पेनक्रियास, और सो स्कार्सली, एस फॉर सप्लेनिक आर्टरी, और स्कार्सली, स्कार्सली का मतलब क्या होगा? सुप्रारीनल ग्लैंड। सो 3 एस हैं, स्प्लीन,
सुप्रारीनल ग्लैंड और स्प्लेनिक आर्टरी, बाकी डायफ्राम, लेफ्ट किडनी और ट्रांसवर्स मेसोकोलोन। डन। उसके बाद वो पूछता है कि जो आपके पास एक लिगामेंट होता है उसे कहते हैं लीनो रीनल लिगामेंट। लीनो रीनल लिगामेंट जो है ये बेसिकली नाम किसका है? सप्लीनो रीनल लिगामेंट। सही है। तो जिस तरह प्यार से नहीं बुलाते, उसका नाम तो था सप्लीनो रीनल लिगामेंट, लेकिन आपको क्या है, उससे मोहब्बत है, आप उसको प्यार से बुलाएंगे, आप कहेंगे लीनो रीनल लिगामेंट, सप्लीनो नहीं, लीनो रीनल लिगामेंट। सही है। जिस तरह आप लोगों ने निक नेम्स नहीं रखे होते, जस्ट लाइक दैट। सो सप्लीनो रीनल लिगामेंट को क्या कहेंगे? लीनो रीनल लिगामेंट। ठीक है। तो जो लीनो रीनल लिगामेंट होता है उसके अंदर क्या होती है? उसके अंदर सप्लेनिक आर्टरी होती है। सप्लीनो रीनल लिगामेंट है या लीनो रीनल लिगामेंट है, एक ही बात है। उसके अंदर सप्लेनिक आर्टरी होती है और साथ दुम होती है, किसकी? पेनक्रियाज की। टेल ऑफ पेनक्रियाज उसमें होती है। ये जो दुम है ना पेनक्रियाज की, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हर चीज दुम में गुम हो जाती है। आई एम गोइंग इनटू द डीप डीप थिंग्स। दुम में गुम। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ बीटा सेल्स जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दुम में गुम होते हैं, यानी टेल ऑफ पेनक्रियाज में होते हैं। और टेल ऑफ पेनक्रियाज किसके अंदर होती है? लीनो रीनल लिगामेंट। और कौन सी चीज लीनो रीनल लिगामेंट में होती है? सप्लेनिक आर्टरी। डन। डन। सो लेसर मेंटम के अंदर पोर्टल ट्राइएड होता है, लीनो रीनल लिगामेंट के अंदर टेल ऑफ पेनक्रियाज और सप्लेनिक आर्टरी होती है, और टेल ऑफ पेनक्रियाज के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ बीटा सेल्स होते हैं। ये सारे सीपीएसपी के एमसीक्यूज हैं, सारे सीपीएसपी के एमसीक्यूज हैं। मैंने क्या किया कि मैंने जस्ट डिफरेंट डिफरेंट जगह से जो नॉलेज आना था प्लेट में सजा के आप लोगों के सामने रख दिया। ठीक है। जो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे एमसीक्यूज आप लोगों ने पढ़ने थे वो आप लोगों के सामने प्लेट में सजा के रख दिए, ताकि आप लोगों को एक जगह पे इंटीग्रेट हो जाए थोड़ी थोड़ी चीजें। ठीक है। समझ आ गई? समझ आ गई? अभी तक 7 एमसीक्यूज किए हैं, सारों को समझ आ गई है? एवरीवन एवरीवन प्लीज टेल मी, सबको समझ आ गई? ओके। पेशेंट आफ्टर आरटीए फ्रैक्चर 11 to 12 रिब्स लेफ्ट साइड हाइपोटेंशन कॉज क्या होगा? तो जब भी उसने 9 to 11 रिब्स की स्पेस दी हो, 9 to 11 रिब्स की जगह दी हो, तो उसमें हमेशा स्प्लीन रप्चर होती है। और वैसे भी जो स्प्लीन रप्चर है उसमें ये हाइपोटेंशन वगैरह के सिम्टम्स आते हैं। ठीक हो गया। सो दिस इज सप्लेनिक रप्चर। स्टैब lateral to linea alba will cause injury too। ठीक है। ठीक है। अब जनाब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। खंजर लगा, खंजर लगा लेटरल टू लिनिया एल्बा। ये एक स्ट्रेट लाइन होती है सेंटर में, उसे कहते हैं लिनिया एल्बा। लिनिया एल्बा ये स्ट्रेट लाइन है सेंटर में, इसके लेटरली जो होती है वो इंफीरियर वेना केवा पड़ी होती है। ठीक है। सो अगर स्टैब लगा लेटरल टू लिनिया एल्बा तो उसमें क्या चीज़ डैमेज होगी? इंफीरियर वेना केवा। अच्छा, फिर इधर आप लोगों ने एक छोटा सा निमोनिक मेरा याद रखना है। स्पेस की कभी वीडियोस देखी है या मूवी में कभी स्पेस देखी है? तो स्पेस के अंदर क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट तरह की क्या होती हैं? केव्स होती हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरह की क्या होती हैं? केव्स होती हैं। अगर मैं स्पेस की बात करूं तो स्पेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह की केव्स होती हैं। तो याद रखना है कि अगर 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 सिक्स्थ इंटरकॉस्टल स्पेस की बात करी जाए तो उसमें केव से केवा, वेना केवा डैमेज होगा। सही है। अगर सिक्स्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे वो क्या चीज डैमेज होगी? तो इंफीरियर वेना केवा। लेटरल टू लिनिया अल्बा क्या डैमेज होगा? इंफीरियर वेना केवा। डन। अच्छा, अगर वो कहे सिक्स्थ इंटरकॉस्टल कार्टिलेज, तो कार्टिलेज के लफ्ज पे अगर गौर करें, CAR कार्टिलेज, तो C फॉर कार्टिलेज, AR फॉर एट्रियम। कार्टिलेज के भी जो फर्स्ट 3 लेटर्स हैं उन्हें देखना है। कार्टिलेज के फर्स्ट 3 लेटर्स क्या है? CAR कार। सो कार का C फॉर कार्टिलेज और AR फॉर एट्रियम। सो सिक्स्थ इंटरकॉस्टल कार्टिलेज में जो है वो राइट एट्रियम डैमेज होगा। सिक्स्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में जो है वो इंफीरियर वेना केवा डैमेज होगा। जस्ट थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है एमसीक्यू में। सो स्पेस में वेना केवा, क्योंकि केव्स जो होते हैं वो स्पेस में होते हैं। जस्ट मैं बस आप लोगों की वो विजुअल मेमोरी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। इनको इजी वे में रटाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो जो केव्स होते हैं वो स्पेस में होते हैं, तो इसलिए सिक्स्थ इंटरकॉस्टल स्पेस जो है उसमें केवा, इंफीरियर वेना केवा डैमेज होगा। लेटरल टू लिनिया अल्बा, इंफीरियर वेना केवा डैमेज होगा। और सिक्स्थ इंटरकॉस्टल कार्टिलेज जो है उसमें राइट एट्रियम डैमेज होगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लर्निंग। इन दिस वे यू विल रिमेंबर दिस फॉर लॉन्ग टाइम सर, लॉन्ग टाइम। ठीक है। इस तरह ज्यादा अरसे के लिए याद रह जाएगा, वरना तो बस छू मंतर।
अच्छा, ओके, आर्टरी विच हैज मेजर ब्लड सप्लाई टू द रेक्टम इज ए ब्रांच ऑफ। अच्छा, तो बेसिकली जो होती हैं रेक्टल आर्टरीज जो होती हैं वो तीन होती हैं, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, मिडल रेक्टल आर्टरी, इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। क्या क्या? सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, मेरे साथ साथ बोलें प्लीज, मेरे साथ साथ बोलें, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, मिडल रेक्टल आर्टरी, इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। इमेजिन 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 दिस इज रेक्टम बेसिकली, सही है, ये रेक्टम है। इसका जो सुपीरियर पार्ट है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, जो मिडल पार्ट है मिडल रेक्टल आर्टरी, और जो इंफीरियर पार्ट है इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। सो तीनों रेक्टम के पार्ट्स आर सप्लाइड बाय रेक्टल आर्टरीज, ठीक है। अच्छा, अब जनाब, अब फोकस करें जरा। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। जो मेसेंट्री वर्ड है वो इंटेस्टाइन के लिए यूज होता है, और नीचे वाली जो इंटेस्टाइन है उसके लिए आर्टरी कौन सी होती है? इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, हाइंड गट के लिए। सो इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी विल गिव्स यू सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी विल गिव राइज टू सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, ठीक है। अच्छा सर, फिर मिडल रेक्टल आर्टरी कहाँ से आती है और इंफीरियर रेक्टल आर्टरी कहाँ से आती है? आप लोग माशाल्लाह होनहार स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के ज़हन में आना चाहिए कि सर आपने सुपीरियर रेक्टल आर्टरी बता दिया कि इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांच है, सर मिडल रेक्टल आर्टरी और इंफीरियर रेक्टल आर्टरी किसकी ब्रांच है? तो जो मिडल रेक्टल आर्टरी होती है, जो मिडल रेक्टल आर्टरी होती है वो होती है इंटरनल आइलियक की ब्रांच, इंटरनल आइलियक की ब्रांच। मिडल रेक्टल आर्टरी किसकी ब्रांच है? इंटरनल आइलियक। और इंफीरियर रेक्टल आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी, प्यूडेंडल आर्टरी, ठीक है, प्यूडेंडल आर्टरी। सो इंटरनल आइलियक जो है वो देती है, वो देती है मिडल रेक्टल आर्टरी, मिडल रेक्टल आर्टरी, और जो इंटरनल प्यूडेंडल है वो देती है इंफीरियर रेक्टल आर्टरी, सही है। अच्छा, ये तो अब आप लोगों को याद रहेगा। आप लोगों को ज़हन में आना चाहिए सर फिर इंटरनल प्यूडेंडल किसकी ब्रांच होती है? इट इज ऑल्सो ए ब्रांच ऑफ इंटरनल आइलियक। सो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, मिडल एंड इंफीरियर रेक्टल आर बेसिकली ब्रांचेस ऑफ internal iliac. Middle is direct branch of internal iliac and inferior is a branch of internal pudendal which is also a branch of internal iliac. Done sir, done sir, very beautiful thing. अच्छा, अब सर एक और चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि ट्रूली लाइज इन पेल्विस। एमसीक्यू आता है सीपीएसपी के अंदर, ट्रूली लाइज इन पेल्विस। देखें जी, आप लोग अपने ये एमसीक्यूज जो हैं वो खुद भी पढ़ सकते थे, मैं बेसिकली आप लोगों को चीज़ों को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, आप लोगों को चीज़ों को याद करवा रहा हूँ कि अच्छा ये इससे रिलेटेड ये एमसीक्यूज आते हैं। जो मिडल रेक्टल आर्टरी होती है, मिडल रेक्टल आर्टरी होती है डेट इज ट्रूली लाइज इन पेल्विस। कैसे आप याद रखना है? देखो, इन तीनों के दरमियान वाली कौन सी है? मिडल रेक्टल। दोनों तरफ से क्लोज कौन सी है? मिडल रेक्टल। तो इसका मतलब ये पेल्विस के अंदर ट्रूली होती है, ये ऊपर थोड़ी सी होती है, ये नीचे थोड़ी सी होती है, ये सच्ची पेल्विस की दोस्त है, सही है, ये सच्ची पेल्विस की दोस्त है। अब सच्ची क्यों है? क्योंकि ना तो ये ऊपर जा सकती है ना नीचे जा सकती है, ट्रूली लाइज इन पेल्विस। सो मिडल रेक्टल आर्टरी ट्रूली लाइज इन पेल्विस। डन, डन सर, डन सर। एवरीबडी एवरीबडी प्लीज टेल मी, अभी तक चीज़ें याद हैं? अभी तक चीज़ें क्लियर हैं? स्पीड ज़्यादा तो नहीं है? चीज़ें याद हो रही हैं? आई एम जस्ट ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आप लोगों को इस क्लास के बाद चीज़ें याद रहें। और आप लोगों ने अभी तक सिर्फ 10 एमसीक्यूज़ नहीं किए, मैंने मुख्तलिफ एमसीक्यूज़ और भी आप लोगों को ऐड करवा दिए, ठीक है सर? ओके जनाब, गुड टू गो। अच्छा, इन अपेंडिसाइटिस पेन अराउंड द अम्बिलिकस पास थ्रू। तो जो आप लोगों ने अगर अम्बिलिकस को देखना है तो अम्बिलिकस 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 इज जस्ट लाइक ओ। जो अम्बिलिकस होती है जस्ट लाइक ओ है ना, तो याद रखना है कि इट इज एट द लेवल ऑफ T10। अब जनाब T10 सबको याद होता है, पेपर में क्या होता है? T10 सबको याद रहता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि जो पेन है वो सेंसरी के थ्रू आनी है या सिंपैथेटिक के थ्रू। मुझे बताओ कि सिंपैथेटिक वाला क्या कब आता है? सिंपैथेटिक वाला कब आता है? जब कुत्ता पीछे लगा होता है, जब कुत्ता पीछे लगा होता है, ठीक है, फाइट और फ्राइट की सिचुएशन होती है। तो अगर पेन की बात होगी तो वो सेंसरी होगी या सिंपैथेटिक होगी? भाई सिंपैथेटिक होगी,
क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो टेंशन वाला होता है, जिसमें आपके पीछे अगर कुत्ता लग जाए तो जो कुछ भी आपके साथ हो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा। ठीक है, आप लोगों को भागना पड़ेगा, आपकी टांगें दर्द करेंगी, दर्द से रिलेटेड चीजें भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आएंगी। सो इन अपेंडिसाइटिस पेन अराउंड द अम्बिलिकस पास थ्रू सिंपैथेटिक नर्व एट T10, सिंपैथेटिक नर्व एट T10 सर। और अम्बिलिकस जस्ट लाइक ओ, तो T10 याद रखना है, ओ मतलब 10, ओ मतलब 10 और अम्बिलिकस एक ही है तो 1, सो 1 and 0 T10 अम्बिलिकस और सिंपैथेटिक सिस्टम डन। अच्छा जी, हाँ जी, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग किस किस ने देखी है? पाकिस्तान सुपर लीग किस किस ने देखी है? मतलब पाकिस्तान जो वो ये सुपर लीग होती है पाकिस्तान की, वो नहीं देखे? अच्छा, बेसिकली PSL, PSL, ठीक है, दैट इज ए निमोनिक ऑफ लेफ्ट एड्रीनल, लेफ्ट एड्रीनल। PSL पाकिस्तान सुपर लीग इज ए निमोनिक ऑफ लेफ्ट एड्रीनल। अब आप लोगों ने याद रखना है कि चाहे राइट साइड का एड्रीनल हो, चाहे लेफ्ट साइड का एड्रीनल हो, चाहे राइट साइड का एड्रीनल हो, चाहे लेफ्ट साइड का एड्रीनल हो, एड्रीनल के हमेशा पोस्टीरियर रिलेशन जो है वो क्या होगा? डायफ्राम। सो जो राइट एड्रीनल है और लेफ्ट एड्रीनल है, दोनों के पीछे क्या चीज पड़ी है? डायफ्राम। वेरी क्लियर। लेकिन जो राइट साइड है, राइट साइड पे क्या होता है? जिगर होता है, लीवर होता है, जिगर होता है, सही है। जो जिगर होता है, जो लीवर होता है वो राइट साइड पे होता है, किसी का जिगर लेफ्ट साइड पे तो नहीं है, राइट साइड पे होता है ना। सो राइट लोब ऑफ लीवर, राइट लोब ऑफ लीवर एंड इंफीरियर वेना केवा इज इंटीरियर रिलेशन ऑफ राइट एड्रीनल, जबकि लेफ्ट एड्रीनल का निमोनिक है PSL, इंटीरियर रिलेशन। P फॉर पेनक्रियाज, S फॉर स्टमक और L फॉर लेसर सैक। सो पेनक्रियाज, स्टमक एंड लेसर सैक इज द इंटीरियर रिलेशन ऑफ लेफ्ट एड्रीनल। डन। एड्रीनल के रिलेशन याद हुए? पोस्टीरियर दोनों डायफ्राम, राइट साइड पे लीवर होता है, सो राइट लोब ऑफ लीवर एंड इंफीरियर वेना केवा इज ए इंटीरियर रिलेशन ऑफ राइट एड्रीनल, जबकि लेफ्ट एड्रीनल का इंटीरियर रिलेशन है PSL। P फॉर पेनक्रियाज, P फॉर पेनक्रियाज, S फॉर स्टमक और L फॉर लेसर सैक। डन। अपेंडिकुलर आर्टरी जो होती है वो ब्रांच किसकी होती है? तो अपेंडिकुलर आर्टरी जो होती है वो अपेंडिक्स वाली है, वो इलियम और कोलॉन से मिलके इलियोकोलिक आर्टरी बनती है, तो इलियोकोलिक आर्टरी की ब्रांच होती है। ठीक है, अपेंडिकुलर आर्टरी। अच्छा, अम्बिलिकल आर्टरी, कल ये मैंने आप लोगों को आर्टरीज भी डिटेल से पढ़ा दी थी, सो आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ दैट। अम्बिलिकल आर्टरीज कैरीज, ठीक है, तो जो अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं उनके अंदर क्या होता है? तो उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ना, अम्बिलिकल आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सही है। अच्छा, इसमें ना एक मैं निमोनिक बताता हूँ, वेन इज वेरी सेचुरेटेड, वेन इज वेरी सेचुरेटेड। तो अगर वो कहे कि मैक्सिमम ऑक्सीजन सेचुरेशन किस में होती है, मैक्सिमम ऑक्सीजन सेचुरेशन किस में? वी से वेन, वी से वेरी सेचुरेटेड। सो लेफ्ट अम्बिलिकल वेन जो होती है उसके अंदर मैक्सिमम ऑक्सीजन सेचुरेशन होती है, सही है। लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो अम्बिलिकल आर्टरी में होता है। सो आप लोगों ने सिंपल याद रख लिया, वेरी सेचुरेटेड, वेरी सेचुरेटेड, सो वेन इज वेरी सेचुरेटेड। ठीक हो गया सर। कैप्सूल ऑफ द किडनी प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। तो जो कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल वो अपोजिट किडनी में जो है ना वो इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होने देता। जो किडनी के इर्द गिर्द कैप्सूल होता है वो अपोजिट किडनी में इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होने देता, ठीक है। अ न्यूली मैरिड फीमेल केम विद राइट इलिक फोसा पेन, ठीक है। अब आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, ये MCQ बड़ा केयरफुली देखें, ये MCQ बड़ा केयरफुली देखें, क्योंकि इस MCQ की स्टेटमेंट चेंज होती है सर। ब्यूटी ऑफ CPSP, इस MCQ की स्टेटमेंट चेंज होती है, ठीक है। आई एम टेलिंग यू गाइस विद माय प्रायर एक्सपीरियंसेस कि इस MCQ की स्टेटमेंट चेंज होती है। इसमें न्यूली मैरिड फीमेल विद राइट इलेक फोसा पेन और साथ वो कह देता है LMP 3 वीक्स बैक, तो डायग्नोसिस क्या होगा? तो वो होगा एक्टोपिक, वो क्या होगा? एक्टोपिक। लेकिन अगर वो साथ TLC, फीवर, वॉमिटिंग दे दे, मेरी मेरी बात गौर से सुने, TLC, फीवर, वॉमिटिंग दे दे, तो उसमें आप लोगों ने मेंट्रल्स वाला फार्मूला लगाना है। मेंट्रल्स वाला फार्मूला जो होता है माइग्रेटरी पेन वगैरह और इसमें वॉमिटिंग, नोजिया वगैरह, सही है।
और TLC रेज्ड, इन्फेक्शन, फीवर, ये सारी चीज़ें आ रही होती है, तो ये अपेंडिसाइटिस बन जाएगा। सही है। सो अगर सिंपल राइट इलेक फोसा की पेन के साथ वो LMP 3 वीक्स बैक और न्यूली मैरिड फीमेल दे दे तो वो आपका एक्टोपिक होगा मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन अगर साथ उसने TLC, फीवर और वॉमिटिंग दे दी है तो डेट विल बिकम अपेंडिसाइटिस। क्लियर? एवरीबडी क्लियर? प्लीज 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 टेल मी, एवरीबडी क्लियर? सही है सर। चलो चलो, अब हमारा पेस बन चुका है। मैं थोड़ी सी जल्दी जल्दी MCQs को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा बिकॉज वी हैव टू मेक इट अ क्विक है। ठीक है। अभी तक मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि जितने MCQs हमने किए हैं सबको याद हुए हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक हो गया। चलो, MCQ नंबर है जी 17। A known CLD patient presents with hematemesis resulting from rupture of esophageal varices bleeding from which vessel। तो ये जो हेमेटोमेसिस वगैरह होता है इसमें किस वेसल की वजह से ब्लीडिंग होती है? तो डेट इज बेसिकली लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, वो पोर्टल हाइपरटेंशन वाली सारी वो वेन्स आ जाएंगी तो इसमें लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन आती है। ठीक है। जो कैपेट प्रोड्यूसर होता है उसमें पैराम्बलिकल वेन्स होती हैं। अम्बलिकस के अराउंड जो है वो पैराम्बलिकल वेन्स होती हैं। नाइफ इंजरी बिलो अम्बलिकस लैटरल टू लिनिया अल्बा इनिशियली स्टेबल देन BP लो ड्यू टू डैमेज ऑफ। तो अभी मैंने कहा, अभी हमने एक MCQ किया था लैटरल टू लिनिया अल्बा। सही है। मैंने कहा LMP भी मेंशन हो, फीवर भी मेंशन हो, वॉमिटिंग भी हो तो अपेंडिसाइटिस होगा। अपेंडिसाइटिस होगा सर। अगर फीवर और वॉमिटिंग आ गया तो इट कांट बी एक्टोपिक। सही है। अगर सिंपल LMP और न्यूली मैरिड हो, यही मैं एक्सप्लेन कर रहा था, तो वो एक्टोपिक होगा। ठीक है। ठीक हो गया। 13 में जी इलियोकोलिक इज ग्रेटर देन पोस्टीरियर साइकिल। ठीक है। अच्छा, 13 MCQ जो है उसमें पोस्टीरियर साइकिल भी हो सकता है लेकिन B इज ग्रेटर देन A। ठीक है। अच्छा, अब नाइफ इंजरी बिलो एंड लेटरल टू लिनिया अल्बा इनिशियली स्टेबल देन BP लो ड्यू टू डैमेज ऑफ। तो इसमें डैमेज किस चीज़ का होता है? इंफीरियर वेना केवा का। इंफीरियर वेना केवा का। ठीक है। अच्छा, मैकल्स डिवर्टिकुलम इज कॉमनली लोकेटेड एट। तो मैकल्स डिवर्टिकुलम जो होता है इसमें रूल ऑफ 2 होता है और इसमें एंटी मेसेंटेरिक बॉर्डर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन 2 फीट अबव इलियोसिकल वेल्व। सही है। इसमें रूल ऑफ 2 होता है, 2 सेंटीमीटर, ये वो सारा 2 लॉन्ग उसका होता है और सारा। तो इसमें एंटी मेसेंटेरिक बॉर्डर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन 2 फीट अबव इलियोसिकल वेल्व। सो 2 फीट अबव इलियोसिकल वेल्व आपने याद रखना है, डेट इज बेसिकली मैकल्स डिवर्टिकुलम। सुप्रारीनल मेडुला सप्लाइड बाय। तो इधर ना आप लोग इसका पूरा नाम लिखें। बाद दफ़ा उसने लिखा होता है ग्रेटर थोरेसिक सप्लांक्टिक नर्व्स, बाद दफ़ा उसने लिखा होता है प्री गैंग्लियोनिक ग्रेटर थोरेसिक सप्लांक्टिक नर्व्स। अब मेरे जैसे जो होनहार तालिब इल्म है, जो होनहार स्टूडेंट्स हैं, वो सिंपल ग्रेटर सप्लांक्टिक इधर से देके याद रख लेते हैं। लेकिन जो लेटेस्ट एडिशंस हैं, जो डिफरेंट और MCQs CPSP में जो MCQ आता है उसमें ऑप्शन उसने दिया होता है प्री गैंग्लियोनिक ग्रेटर थोरेसिक सप्लांक्टिक नर्व। वो याद कर रहे होते हैं, हमने तो छोटा सा नाम याद किया था, ये तो बहुत लंबा है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। सो पूरा नाम याद रखें। अगर उसने सिंपल ग्रेटर सप्लांक्टिक दिया है वो चूज करें। अगर प्री गैंग्लियोनिक ग्रेटर थोरेसिक सप्लांक्टिक नर्व्स पूरा मेंशन है तो वो भी करेक्ट ऑप्शन होगा। सो सुप्रारीनल मेडुला की सप्लाई क्या है? प्री गैंग्लियोनिक, मेरे साथ साथ प्लीज सारे मेंशन करें। प्री गैंग्लियोनिक ग्रेटर थोरेसिक सप्लांक्टिक नर्व्स। प्री गैंग्लियोनिक ग्रेटर थोरेसिक सप्लांक्टिक नर्व्स। डन सर। उसके बाद पेन सेंसेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गैस्ट्रिक कंटेंट्स इन लेसर सैक इज कैरिड बाय। तो पेन सेंसेशन कौन कैरी करता है? तो ग्रेटर सप्लांक्टिक नर्व्स। अभी हमने पीछे किया था पेप्टिक अल्सर वाला भी। ठीक है। जो दर्द होता है वो ग्रेट लोग बर्दाश्त करते हैं। हाँ जी, ग्रेट लोगो। पेशेंट प्रेजेंट्स विद मैल एब्जॉर्प्शन एनीमिया एंड फ्रॉम विच साइड मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होती है वो कहाँ से होती है? तो हमने अभी बात की थी कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होती है वो जूजिनम से होती है। लेकिन अगर वो कहे कि पार्ट विच रिसेक्टेड और उसकी वजह से जो है वो डिहाइड्रेशन वगैरह हो रही थी, तो वो कौन सा था? वो कौन सा था? आइलियम। और वैसे फ्लूइड लॉस किसके थ्रू होता है? कोलॉन। 3 MCQ आते हैं ये। ब्लड सप्लाई ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम। सही है। सो प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ ड्यूडिनम को जो सप्लाई करती है वो होती है गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। डिस्टल पार्ट ऑफ ड्यूडिनम को जो सप्लाई करती है वो होती है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और सुपीरियर मेसेंटेरिक एंड इंफीरियर पेनक्रेटिको ड्यूडिनल आर्टरी। सही हो गया।
So gastroduodenal artery basically supplies the proximal part of duodenum. और गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी किसकी ब्रांच है? कॉमन हेपेटिक आर्टरी की। कॉमन हेपेटिक आर्टरी किसकी ब्रांच है? सिलिक ट्रंक की। और कौन सी ब्रांचेज होती हैं सिलिक ट्रंक की? तो वो होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, सप्लेनिक आर्टरी और कॉमन हेपेटिक आर्टरी। सो एल, एस और सी, सही है। सो एल एस सी या एल एस एच, वैसे जो भी आपने याद रखना है, लश याद रखना है या एल एस सी याद रखना है, जो जो भी आपको ठीक लगता है, सही है। या सी एल एस याद रखना है क्लास से, सी एल एस से। तो सी फॉर कॉमन हेपेटिक आर्टरी, एल फॉर लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है, और एस फॉर सप्लेनिक आर्टरी। ये तीनों ब्रांचेज हैं सिलिक ट्रंक की। सिलिक ट्रंक की विच इज अ ब्रांच ऑफ अबडोमिनल एओर्टा। एट विच लेवल सर? जिस लेवल पे अबडोमिनल एओर्टा स्टार्ट होता है उसी लेवल पे। किस लेवल पे अबडोमिनल एओर्टा स्टार्ट होता है? किस लेवल पे अबडोमिनल एओर्टा स्टार्ट होता है? T12 के लेवल पे, T12 के लेवल पे, T12 के लेवल, उसी लेवल पे सिलिक ट्रंक निकलता है, ठीक है। अच्छा, आर्टरीज अराइज फ्रॉम द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ अब्डोमिनल एओर्टा। तो वो कौन सी आर्टरीज हैं जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ अब्डोमिनल एओर्टा से आती हैं? तो वो सैक्रल आर्टरीज होती हैं, सैक्रल आर्टरीज, ठीक हो गया। एमसीक्यू नंबर 26 है, एमसीक्यू नंबर 26 है, विच वन इज इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के अलावा जो होता है बाकी सारे रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स है, यानी एओर्टा, पेनक्रियाज और सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ये सारे रेट्रोपेरिटोनियल है। जो इंट्रा पेरिटोनियम यानी पेरिटोनियम के अंदर होता है वो कौन है? फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम इज इंट्रा पेरिटोनियल, ठीक है, ठीक हो गया। इंट्रा पेरिटोनियल। ट्रांसवर्स कोलॉन अटैच टू पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल बाय। ट्रांसवर्स कोलॉन जो है वो अटैच करेगा पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से थ्रू ट्रांसवर्स मीसोकोलॉन। बेसिकली जो ट्रांसवर्स कोलॉन है उसकी अटैचमेंट होती है थ्रू पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल बाय ट्रांसवर्स मीसोकोलॉन, ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोटेंशियली रिलेटेड विद ट्रांसवर्स कोलॉन। तो कौन सी चीज़ है जो पोटेंशियली रिलेटेड होती है ट्रांसवर्स कोलॉन से? तो होता है जी सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम जो होता है वो पोटेंशियली रिलेटेड होता है विद ट्रांसवर्स कोलॉन। During surgery, on reaching hepatic duct, one structure was seen looping around towards the target organ. Which structure is this? ठीक है। अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि जब सर्जरी करवा रहे होते हो हेपेटिक डक्ट की, तो एक स्ट्रक्चर जो है वो टारगेट ऑर्गन के अराउंड जो है वो लूप कर रहा है, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर है? अब सर्जरी किसकी हो रही है? हेपेटिक डक्ट की, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर जो है वो लूप अराउंड कर रहा है टुवर्ड्स द टारगेट ऑर्गन, तो दैट स्ट्रक्चर इज व्हाट सर? राइट हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक डक्ट, हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक डक्ट, हेपेटिक आर्टरी। सो हेपेटिक डक्ट के अराउंड जो लूप कर रही होगी वो आर्टरी कर रही होगी। हेपेटिक डक्ट के अराउंड लूप जो कर रही होगी वो हेपेटिक आर्टरी होगी, ठीक है। सो कौन सी हेपेटिक आर्टरी? राइट हेपेटिक आर्टरी, सही है। एमसीक्यू नंबर 30 है जी, पेज नंबर 603 है और डबल ए का सेकेंड एडिशन हम लोग कर रहे हैं, और ये लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर जो है वो मैंने 150 से ऑनवर्ड्स करवाया था, और इसमें मैंने थ्योरी भी करवाई थी आप लोगों को। थ्योरी सबको समझ आई थी? जितनी भी मैंने थ्योरी एब्डोमेन का ओवरव्यू दिया तो सबको समझ आया था? सारी चीज़ें रिटेन हुई थी? आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट के सबको सारा कुछ समझ आया। फाइबर्स ऑफ ग्रेटर सप्लांकिंग नर्व साइनेप्स इन, तो जो ग्रेटर सप्लांकिंग नर्व के फाइबर्स हैं वो साइनेप्स कहाँ पे करते हैं? वो सिलिक गैंग्लियन में करते हैं, सही है। जो ग्रेटर सप्लांकिंग नर्व्स है उसके फाइबर्स जो हैं वो सिलिक गैंग्लियन में साइनेप्स करते हैं। अ 25-year-old मैन प्रेजेंटेड विद कंप्लेन ऑफ पोस्टप्रेंडियल ब्लॉटिंग, सही है। एक 25 साल का ओल्ड आदमी आया, उसमें पोस्टप्रेंडियल ब्लॉटिंग हो रही है और अब्डोमिनल क्रैम्पिंग हो रही है, ठीक है। ही हैज हिस्ट्री ऑफ पासिंग फाउल स्वेलिंग स्टूल, और इसमें फाउल स्वेलिंग स्टूल भी है, हिस्ट्री ऑफ पासिंग, विच इन्वेस्टिगेशन विल गिव अस मल्टीपल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉब्लम। अब आप लोगों ने याद रखना है कि जब सिर्फ और सिर्फ साइन ऑफ इन्फेक्शन प्रेजेंट हो तो आप लोगों ने स्टूल कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवाना है, लेकिन जब आपने मैस और मेलिग्नेंसी को रूल आउट करना है, जिस तरह इसमें वो कह रहा है कि मल्टीपल इन्फॉर्मेशन, तो उसमें आप लोगों को स्टूल डीआर करना होता है, ठीक है। स्टूल डीआर करना होता है, स्टूल डीआर करना होता है सर, ठीक है, ठीक है। मल्टीपल इन्फॉर्मेशन, हमेशा मल्टीपल इन्फॉर्मेशन, किसी भी चीज़ की अगर मल्टीपल इन्फॉर्मेशन लेनी हो
तो आप लोगों को हमेशा क्या करना होता है, आप लोगों को कोई भी बीमारी हो तो आप लोगों को किसके पास जाना होता है, डॉक्टर के पास जाना होता है। जस्ट लाइक दैट, इसको अगर आप स्टूल डॉक्टर पढ़ लें तो यू कैन रिमेंबर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ के this is weird but you have to remember it as a stool doctor not stool dr कि मल्टीपल इंफॉर्मेशन जब चाहिए होगी तो हमें स्टूल डॉक्टर से मिलेगी, मतलब स्टूल डीआर से मिलेगी, सही है। और सिंपल अगर साइंस ऑफ इन्फेक्शन हो तो उसमें स्टूल कल्चर एंड सेंसिटिविटी होगी, लेकिन अगर मल्टीपल इंफॉर्मेशन या मैस और मेलिग्नेंसी को रूल आउट करना है तो दैट इज डन बाय स्टूल डीआर, ठीक है, स्टूल डीआर। डन सर, डन सर, अब नहीं भूलता आप लोगों को, आई नो दैट इज वियर्ड बट आप लोगों को अब नहीं भूलेगा। सो स्टूल डॉक्टर, डन। Which part of intestine thick loop with less mesentery and fat and long vasa recta with our arcade surgeon asked by uplifting of gut during surgery। तो ये जो लॉन्ग वाजा रेक्टा होता है ये किस किस पार्ट के इर्द गिर्द होता है, ठीक है। तो जो ज्यूजनम होता है ना, ज्यूजनम, उसके इर्द गिर्द जो होता है ना वो आर्टरीज का एक आर्केड बना होता है। ज्यूजनम के इर्द गिर्द जो होता है वो आर्टरीज का एक आर्केड बना होता है। तो लॉन्ग वाजा रेक्टा वगैरह ज्यूजनम के इर्द गिर्द होगा, ठीक हो गया। A horseshoe kidney ascend from pelvis during fetal development. It remains low because get taper under। अच्छा, अब एक बात याद रखनी है, ये एमसीक्यू डिफरेंट तरह से आता है। ascent of horseshoe kidney is prevented by, ये एमसीक्यू इस तरह से आता है कि ascent of horseshoe kidney is prevented by। तो ascent किसी चीज का रोकेगा कौन? अगर आप लोग हैं, आप लोगों को तरक्की करने से कौन रोकेगा? जो खुद इंफीरियर पड़ा होगा, जो खुद क्या होगा, खुद इंफीरियर होगा, जिसने खुद तरक्की नहीं की होगी। आप लोगों के कुछ दोस्त होंगे, वो आप लोग कहते होंगे यार तुमसे नहीं होगा पार्ट 1, तुम रहने दो, तुम तरक्की ना करो, तुम ये ना करो, तुम नहीं कर सकते, यू आर नॉट मेड फॉर दिस। जस्ट लाइक दैट, कि वो बंदे जो खुद नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, जो खुद तरक्की नहीं कर रहे होते, वो आप लोगों को भी ऊपर की तरफ नहीं जाने देते। सो इसी तरह एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से, ascent of horseshoe kidney is prevented by that thing जो ऑलरेडी खुद नीचे पड़ी हुई है। सो जो खुद नीचे पड़ी हुई है वो कौन सी आर्टरी है? इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, सही है, इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी खुद नीचे है, इसलिए वो हॉर्सशू किडनी को भी ऊपर नहीं जाने देती, सही है। सो ascent of horseshoe kidney is prevented by inferior mesenteric artery। Just like that, a horseshoe kidney ascend from pelvis during fetal development, it remains low because it gets tap under। तो वो लो रहती है, नीचे रहती है बिकॉज ऑफ इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। दोनों तरह से एमसीक्यू समझा दिया मैंने, डन। A patient undergoing ascitic tab needle pass to superior surface of bladder which artery is likely in danger। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि सुप्रा प्यूबिक कैथेटराइजेशन हो या सुपीरियर सरफेस ऑफ ब्लैडर हो तो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी डैमेज होगी, डन। इंफीरियर बाउंड्री ऑफ एपिप्लोइक फोरामेन इज, तो इंफीरियर बाउंड्री ऑफ एपिप्लोइक फोरामेन बेसिकली कौन बनाता है? अच्छा चलो, कल भी ये बात डिस्कस हुई, आज भी देख लेते हैं कि ग्रेटर और लेसर सैक के दरमियान जो चीज़ होती है, एक पैसेज होता है, जो ग्रेटर और लेसर सैक के दरमियान जो पैसेज होता है उसे क्या कहते हैं? फोरामेन ऑफ विंसलो या एपिप्लोइक फोरामेन, सही है। सो ग्रेटर और लेसर सैक के दरमियान जो पैसेज होगा वो होगा फोरामेन ऑफ विंसलो या एपिप्लोइक फोरामेन, सही है। अब ये जो एपिप्लोइक फोरामेन है इसके इंटीरियरली क्या पड़ा है, पोस्टीरियरली क्या पड़ा है, सुपीरियरली क्या पड़ा है और इंफीरियरली क्या पड़ा है, अभी देख लेते हैं। इसके सुपीरियर कॉर्डेट लोब ऑफ लीवर होगा, इसके इंफीरियर फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम होगा। मैंने क्या बोला कि इसके सुपीरियर जो है ये कॉर्डेट लोब ऑफ लीवर होगा और इसके इंफीरियर जो है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम होगा। और एक चीज़ है जो लीवर से ड्यूडेनम तक जा रही है और इसके इंटीरियर पड़ी है, यानी इसके सुपीरियरली ऊपर जिगर है ना, जिगर हमेशा ऊपर होता है, सही है। बॉयज विल अंडरस्टैंड दिस कि जिगर हमेशा ऊपर होता है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है, जिगर हमेशा ऊपर है। सो सुपीरियरली क्वाड्रेंट लोब ऑफ लीवर, इंफीरियरली ड्यूडेनम। सो क्वाड्रेंट लोब ऑफ लीवर और ड्यूडेनम के आगे लीवर से ड्यूडेनम तक एक चीज़ जा रही होती है, उसे क्या कहते हैं? हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट। एक लीवर से ड्यूडेनम तक एक चीज़ जा रही है, लीवर से ड्यूडेनम तक एक चीज़ जा रही है, यानी सुपीरियर से इंफीरियर जा रही है और वो आगे पड़ी हुई है, तो उसे कहेंगे हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट। और एक चीज़ जो है वो पीछे की तरफ, ये मेरा अंगूठा देखें, वो पीछे की तरफ होती है, उसे कहते हैं इंफीरियर वेना केवा।
सो ये एक सुराख बन गया, इसे कहते हैं फोरामेन ऑफ विंसलो। सो फोरामेन ऑफ विंसलो के सुपीरियरली क्या है, कॉर्डेड लोब ऑफ लीवर, इंफीरियरली क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, इंटीरियरली क्या है, लीवर से ड्यूडेनम तक एक चीज आ रही है उसे कहते हैं हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट, और पोस्टीरियरली क्या है, इंफीरियर वेना केवा, ये अंगूठा इंफीरियर वेना केवा। सो ये रिलेशंस हो गए इसके, ये आप लोगों को ज़हन में आना चाहिए। ये सुपीरियरली लीवर, इंफीरियरली ड्यूडेनम, आगे हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट और पीछे इंफीरियर वेना केवा। अब हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट के अंदर भी वही चीज होगी जो लेसर मेंडम के अंदर होती है, और लेसर मेंडम के अंदर क्या चीज थी, पोर्टल ट्राइएड। सो नाउ यू रिमेंबर सर, नाउ यू रिमेंबर, नाउ यू विल रिमेंबर कि पोर्टल ट्राइएड दो चीजों में होता है, लेसर मेंटम में भी होता है और हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट में भी होता है, हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट में भी होता है। ठीक है, ठीक है, डन, ओके सर, ओके सर, ओके सर। टिल नाउ आर यू पीपल एंजॉइंग दिस लेक्चर? मैं आप लोगों को बोर तो नहीं कर रहा? अभी तक एंजॉय कर रहे हो लेक्चर? चलो लेट मी समराइज थिंग्स, फ्यू थिंग्स फॉर यू गाइस। मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई, मैंने आप लोगों को जिस तरह बताया कि जो आपके पास मेलिग्नेंसी को रूल आउट करने के लिए स्टूल डॉक्टर होता है, फोरामेन विंसलो का निमोनिक, फोरामेन विंसलो को इससे याद रखना है। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि असेंट ऑफ हॉर्शू किडनी खुद इंफीरियर वाली चीज़ करते हैं, कैप्सूल ऑफ किडनी जो होता है वो ऑपोजिट किडनी में इन्फेक्शन नहीं होने देता, वेन्स आर वेरी सेचुरेटेड, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड किस में होगा, अम्बिलिकल आर्टरी में। ठीक है, पीएसएल जो है वो निमोनिक किसका है, लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड के इंटीरियर रिलेशन का, दोनों के पीछे क्या होता है, डायाफ्राम। ठीक हो गया, और राइट साइड पे क्या है, लीवर होता है, तो इसलिए राइट एड्रिनल के आगे राइट लोब ऑफ लीवर होगा। उसके बाद जनाब पेन सेंसेशन हमेशा ग्रेट लोग बर्दाश्त करते हैं, ग्रेटर सा प्लानिक। ठीक है, उसके बाद रूल ऑफ टू मैकल्स वर्टिकलम का टर्नल पार्ट ऑफ कॉमन बाइल डक्ट कहाँ पे, पेनक्रियाज के अंदर धसा हुआ होता है, एम्बेडेड होता है। ठीक है, और मैक्सिमम फ्लूइड लॉस कोलॉन से होता है, मैक्सिमम वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज्यूजिनम में होती है। लेकिन अगर वो जो कहे कि विच पार्ट इज रिसेक्टेड दैट एग्जैक्टली नॉट रिमेंबर, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होगी, तो वो आइलियम होगा। डन। वैन नहीं, वेन, वेन इज वेरी सेचुरेटेड, और वेन कौन सी, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन, जिसमें ऑक्सीजन की सेचुरेशन मैक्सिमम होती है, वो कौन सी होती है, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन, वेरी सेचुरेटेड, मैक्सिमम ऑक्सीजन सेचुरेशन इज इन लेफ्ट अम्बिलिकल वेन। लेकिन अम्बिलिकल आर्टरी जो होती है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये है डॉक्टर कुल। ठीक हो गया, ओके जी। और सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन और जो है सुपीरियर सर्फेस ऑफ ब्लैडर पे इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी डैमेज होगी। डन। अब पेशेंट विद एक्यूट अपेंडिसाइटिस, और मैंने कहा पी से पेनक्रियास, पी से पीछे, और डीजी हमेशा शोल्डर पे होता है। ये बातें मैंने थोड़ी सी याद करवाई हैं आप लोगों को। अब पेशेंट विद एक्यूट अपेंडिसाइटिस, पेन फॉर लास्ट 18 आवर्स ऑन पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन सीन, तो उसमें क्या होगा, तो जब भी एक्यूट चीज़ होगी तो उसमें क्या होगा, एक्यूट चीज़ में हमेशा न्यूट्रोफिल्स आते हैं, तो न्यूट्रोफिल्स आएंगे इन मस्कुलर वॉल। While doing surgery, splenic vessel need to be ligated. They are present in, तो already discuss lieno-renal ligament, ये spleno-renal ligament के अंदर splenic vessel होती है। A young man sustained RTA with multiple rib fractures, difficulty in breathing. You notice there is moving, that this is moving more during breathing. Which muscle help him in breathing? ठीक है, तो जब भी इसने जो है ना वो रिब फ्रैक्चर के साथ उसने जो है वो दिया और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है और वो मूव कर रहा है ड्यूरिंग ब्रीदिंग, तो उसमें एक्सटर्नल ब्लीक जो है वो डैमेज होता। ठीक है, विच मसल हेल्प इन ब्रीदिंग, सॉरी कौन सा मसल हेल्प करेगा ब्रीदिंग में, तो एक्सटर्नल ब्लीक। तो जब भी आरटीए वगैरह की हिस्ट्री होगी, और आरटीए वगैरह की हिस्ट्री में जो होता है बीटा सेल्स इन विच पार्ट ऑफ पेनक्रियास, मैक्सिमम नंबर ऑफ बीटा सेल्स जो होते हैं वो टेल ऑफ पेनक्रियास के अंदर होते हैं। ठीक है, दुम में गुम होते हैं, मैंने अभी बताया था। अच्छा, जो आरटीए की हिस्ट्री के साथ उसने पूछा होगा कि कौन सा मसल हेल्प इन ब्रीदिंग करेगा, तो वह एक्सटर्नल ऑब्लीक होता है। ठीक है, एक्सटर्नल ऑब्लीक होता है। दूसरा मैंने आप लोगों को एक निमोनिक दिया हुआ है, डाइव एक्स्ट्रा एपी, डाइव एक्स्ट्रा एपी, डाइव एक्स्ट्रा एपी। अब व्हाई आई एम टेलिंग यू गाइस डाइव एक्स्ट्रा एपी हियर, कि डी आई डायफ्राम, वी ई वर्टिकल, तो वर्टिकल डायमीटर इज इंक्रीज्ड बाय डायफ्राम, डाइव हो गया, एक्स्ट्रा एपी, तो ए ई एक्स फॉर एक्सटर्नल ब्लीक, और टी आर ए फॉर एक्स्ट्रा का टी आर ए फॉर ट्रांसफर्स, और ए पी मीन्स ए पी डायमीटर।
सो ट्रांसवर्स एंड एपी डायमीटर इज इंक्रीज्ड बाय एक्सटर्नल ब्लीक। सो डाइव एक्स्ट्रा एपी निमोनिक आप लोगों ने अपनी लेफ्ट ऑफ दी जो जर्नी है सीपीएसपी की, आप लोगों ने ये निमोनिक याद रखना है, डाइव एक्स्ट्रा एपी। ठीक है, जो एक्स्ट्रा एपी है वो डाइव डाइव करें और उड़ जाए। सही है, प्लीज स्टिक टू द टॉपिक फिलहाल, प्लीज स्टिक टू द टॉपिक विच डाइव एक्स्ट्रा एपी। ठीक है, इस तरह ये लेक्चर जो है वो लंबा होता जाएगा, अभी हम ऑलरेडी डिले कर गए हैं काफ़ी। अच्छा, जो भी आप लोगों के इस बार एमसीक्यूज आए हैं या जो भी हुआ है वो लेटेस्ट अभी एसके आ जानी है, वो भी मैं ही आप लोगों को करवाऊंगा और उसमें वो सारी एमसीक्यूज डिस्कस हो जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, स्टिक टू दी लेक्चर ताकि आप लोगों को फ़ायदा भी हो। डाइव एक्स्ट्रा एपीजी, डायफ्राम वर्टिकल डायमीटर इंक्रीज करता है, एक्स्ट्रा एपी मतलब जो एक्सटर्नल एक्सटर्नल एक्सटर्नल। ठीक है, टी आर ए फॉर ट्रांसवर्स डायमीटर और एपी फॉर इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। ठीक है, अच्छा, पेनक्रियाटिक सिक्रीशंस जो होती हैं वो कहाँ पे जाती हैं? तो पेनक्रियाज की सिक्रीशंस जो होती हैं वो लेसर सैक में जाती हैं। ट्यूबुलर ऑर्गन हैविंग एग्रीगेट ऑफ लिम्फाइड टिश्यू, तो वो कौन सा ट्यूबुलर ऑर्गन है जिसमें एग्रीगेट्स होते हैं लिम्फाइड टिश्यू के? तो वो अपेंडिक्स होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। सही है, ट्यूबुलर ऑर्गन जिसमें लिम्फाइड टिश्यू के एग्रीगेट्स होते हैं वो अपेंडिक्स है। लीवर अटैच टू इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल वाया, तो लीवर जो होता है वो इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से मिलता है थ्रू फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट। सही है, फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट। सही है, और वो डाई किस लिगामेंट के थ्रू पास करते हैं? तो डाई पास करते हैं लिगामेंटम टीरीज हेपेटिस, तीर तीर के थ्रू डाई जो है वो पास करते हैं। अगर आपने रंग वाली डाई पास करनी है वो तीर के थ्रू पास करेंगे, लिगामेंटम टीरीज हेपेटिस। ठीक है, और वो जो तीर है वो कहाँ लगना चाहिए? अम्बिलिकस पे, विच इज रेमिनेंट ऑफ अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल आर्टरी। लिगामेंटम टीरीज हेपेटिस इज अ रेमिनेंट ऑफ, माय क्वेश्चन इज लिगामेंटम टीरीज हेपेटिस इज अ रेमिनेंट ऑफ अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल आर्टरी। मेरा ये क्वेश्चन है आप लोगों से, प्लीज टेल मी, आई एम वेटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर लाई इंटीरियर टू इंफीरियर वेना केवा, तो इंटीरियर टू इंफीरियर वेना केवा क्या क्या चीज़ होती हैं? तो राइट टेस्टिकुलर या ओवेरियन आर्टरी, थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, रूट ऑफ मेजेंट्री, जबकि पोस्टीरियर जो होता है वो राइट रीनल आर्टरी और राइट सिलिक गैंग्लियन और राइट सुप्रारीनल ग्लैंड होता है। सही है, ठीक है। तो ये एमसीक्यू इस बार सीपीएसपी में आया हुआ था। अच्छा जी, अम्बिलिकल वेन का गुड 10 मिनट। अच्छा, ये एमसीक्यू आया हुआ था कि पोस्टीरियर टू इंफीरियर वेना केवा क्या चीज़ होती है? या राइट रीनल आर्टरी पोस्टीरियर टू इंफीरियर वेना केवा होती है या इंटीरियर टू होती है? सही है, सो इट इज़ पोस्टीरियर टू इंफीरियर वेना केवा। ये एमसीक्यू इस बार आया हुआ था। इंजरी टू द राइट साइड ऑफ द हेपेटोड्यूडनल लिगामेंट कॉजेज इंजरी टू, तो राइट साइड ऑफ द हेपेटोड्यूडनल लिगामेंट में अगर डैमेज होगा तो उसमें राइट साइड पे सीबीडी पड़ी होती है। वैसे तो पोर्टल ट्राइड पूरा होता है लेकिन राइट साइड पे सीबीडी पड़ी होती है, तो सीबीडी डैमेज होगी। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्सेस, तो वो इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स जो होता है, अपेंडिक्स जो होता है वो बेसिकली फोर कट वाली उसको लिम्फ नोड्स को फॉलो करेगा, सुपीरियर मेजेंटेरिक मिड गट को फॉलो करेगा। ठीक है, जो फोर गट वाले होते हैं वो सिलिक नोड्स होते हैं, जो मिड गट वाले होते हैं वो सुपीरियर मेजेंटेरिक नोड्स होते हैं, जो हाइंड गट वाले होते हैं वो इन्फीरियर मेजेंटेरिक नोड्स होते हैं। सो अपेंडिक्स कम्स इन मिड गट, that is why it is superior mesenteric nodes. Left suprarenal gland supplied by, तो लेफ्ट suprarenal gland जो होता है वो supplied by inferior phrenic artery। ठीक है, during laparotomy which layer would surgeon encounter between peritoneal layer and transverse abdominis muscle, तो इसमें याद रखना है जी स्किन, सबकट फैट, सुपरफिशियल फेशिया, एक्सटर्नल ब्लीक, इंटरनल ब्लीक, ट्रांसवर्स मसल, ट्रांसवर्सालिस फेशिया, पेरिटोनियम, ये लेयर्स ऑफ स्किन होती है। ठीक है, तो बिटवीन पेरिटोनियल लेयर एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल जो होता है वो क्या चीज़ होगी? तो डेट इज़ बेसिकली ट्रांसवर्सालिस फेशिया। सही है, ट्रांसवर्सालिस फेशिया होगा। सिलिक प्लेक्सस लाइज इंटीरियर टू एओर्टा, सिलिक प्लेक्सस है वो एओर्टा के इंटीरियर होता है। विच इज़ अनपेयर्ड वेसल ऑफ एओर्टा, तो अनपेयर्ड जो होती है वो क्या होती है? वो सिलिक ट्रंक होती है। ये एमसीक्यू इस तरह से भी आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट ब्रांच ऑफ एओर्टा। ठीक है, तो उसमें भी उसने यूजुअली सिलेक्ट ट्रंक का ऑप्शन दिया होता है। कभी कभी जो है वो उसने जो एग्जैक्ट ऑप्शन है वो नहीं दिया होता, उसके साथ वाला जो मोस्ट सूटेबल होता है वो आप लोगों ने चूज़ करना होता है, तो ये बात ज़हन में रखनी है।
पेनक्रियाटिक मैग्ना इज अ ब्रांच ऑफ, तो ये इस बार का एमसीक्यू है, ये वाला इस अटेम्प्ट में आया था, ये जो पिछली गुजरी है फेब अटेम्प्ट, मई अटेम्प्ट सॉरी। पेनक्रियाटिक मैग्ना इज अ ब्रांच ऑफ सप्लेनिक आर्टरी। पेट्रोड्यूडनल लिगामेंट कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, तो पेट्रोड्यूडनल लिगामेंट के अंदर जो होता है वो पोर्टल ट्राइएड होगा, तो पोर्टल वेन इज द राइट ऑप्शन। पोस्टीरियर टू द हेड ऑफ पेनक्रियाज होता है वो क्या होता है, तो पोस्टीरियर टू द हेड ऑफ पेनक्रियाज होता है वो इंफीरियर वेना केवा होती है। चलो इधर थोड़ा सा मैं आप लोगों को याद करवाता हूँ कुछ चीज़ें। इमेजिन इमेजिन आई एम पेनक्रियाज, मैं पेनक्रियाज हूँ, मैं पेनक्रियाज हूँ, एंड दिस इज हेड ऑफ पेनक्रियाज, दिस इज नेक ऑफ पेनक्रियाज। सही है, तो हेड ऑफ पेनक्रियाज के इर्द गिर्द देखें दो सी नज़र आ रहे हैं, ये एक सी और ये एक सी जो कान है। सो अगर सी से सी से सी से आप लोग याद रखें कि कैंसर, अगर कैंसर हो हेड ऑफ पेनक्रियाज का, तो इट विल कंप्रेस विच स्ट्रक्चर, दूसरा सी कौन सा है, कॉमन बाइल डक्ट। सो अगर कैंसर ऑफ हेड ऑफ पेनक्रियाज हो तो वो किस स्ट्रक्चर को कंप्रेस करेगा, कॉमन बाइल डक्ट। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि जो हेड ऑफ पेनक्रियाज है उसमें कॉमन बाइल डक्ट कंप्रेस होगी कैंसर में। और अगर नेक ऑफ पेनक्रियाज हो तो नेक जो होता है, गर्दन जो होता है उसके अंदर सरिया होता है, किसकी गर्दन में जो है वो सरिया होता है, वो अपनी गर्दन सीधी रखता है, किसी को कुछ नहीं समझता, एसएसपी। तो याद रखें कि बिहाइंड द नेक ऑफ पेनक्रियाज निमोनिक क्या है, एसएसपी। सही है, एसएसपी का मतलब क्या है कि जो स्पीरियर मेसेंटेरिक वेन है और स्प्लेनिक वेन है वो मिलके बनाते हैं पोर्टल वेन। सो पोर्टल वेन बेसिकली क्या होती है, बिहाइंड द नेक ऑफ पेनक्रियाज या पोस्टीरियर टू द नेक ऑफ पेनक्रियाज। सही है, और पोर्टल वेन के साथ जो होता है वो क्या होता है, स्पीरियर मेसेंटेरिक वेन भी होती है। और अनसीनेट प्रोसेस के पीछे जो होता है वो एओर्टा होता है। हेड ऑफ पेनक्रियाज के पीछे जो होता है वो क्या होता है, इंफीरियर वेना केवा। तो ये सारी बातें आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन पेनक्रियाज कौन सी होते हैं, बीटा सेल्स। और मैक्सिमम नंबर ऑफ बीटा सेल्स इन विच पार्ट ऑफ पेनक्रियाज, तो वो दुम में गुम होते हैं, टेल ऑफ पेनक्रियाज में होते हैं। ठीक हो गया, ओके सर। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ फंडस ऑफ स्टमक जो होता है वो क्या होती है, तो फंडस ऑफ स्टमक जो होता है वो फोरगट का स्ट्रक्चर है, स्टमक जो है तो उसमें सिलिक नोड्स होंगे। याद रखना है कि लिम्फ नोड्स हमेशा आर्टरी को फॉलो करते हैं, जो आर्टरी उसकी ब्रांच हो उसी से रिलेटेड नोड्स होंगे। इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी इज लाइगेटेड, विच पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज अफेक्टेड, तो इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जो है उसमें कौन सा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट अफेक्टेड होगा, तो डेट इज बेसिकली डिसेंडिंग कोलॉन एंड सिग्मॉइड कोलॉन। पहले उसने कहा था कि सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी लाइगेटेड है, तो कौन सा स्पेयर होगा, तो स्पेयर डिसेंडिंग कोलॉन हो रहा था। और अभी वो कह रहा है कि कौन सा अफेक्टेड होगा इन इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, नॉट सुपीरियर, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, तो जो होगा वो डिसेंडिंग और सिग्मॉइड कोलॉन होगा। डन। इंफीरियर वेना केवा जो होता है वो स्टार्ट किस लेवल पे होता है, तो L5 के लेवल पे होता है। पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ एपिप्लोइक फोरामेन ऑलरेडी डन, इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। एल्कोहलिक पेशेंट विद पेन रेफर टू शोल्डर, स्ट्रक्चर फ्रॉम विच पेन अराइजेस, तो डीजी डायफ्राम और गॉल ब्लैडर के शोल्डर में जाती है। नॉच एट लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक जो होता है उसे क्या कहते हैं, तो जो लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक पे नॉच होती है उसे कहते हैं इंसिजुरा एंगुलरिस, इंसिजुरा एंगुलरिस, इंसिजुरा एंगुलरिस, इंसिजुरा एंगुलरिस। डन। स्ट्रक्चर इंटीरियर टू अनसीनेट प्रोसेस ऑफ पेनक्रियाज, तो इंटीरियर टू अनसीनेट प्रोसेस ऑफ पेनक्रियाज जो होता है वो क्या होता है, तो इंटीरियर टू अनसीनेट प्रोसेस या सामने या उनके सामने क्या होता है, सामने से एसएमए। अनसीनेट प्रोसेस को याद रखना है, उन 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 सही है, के सामने, सामने मतलब इंटीरियर, सो उन मतलब अनसीनेट प्रोसेस और सामने मतलब एसएमए। सो उन के सामने यानी इंटीरियर टू अनसीनेट प्रोसेस एसएमए होगा। ठीक हो गया। इंटीरियर रिलेशन ऑफ राइट एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो क्या होता है, तो वो इंफीरियर वेना केवा होगा, ऑलरेडी डन। अब देखिए अब चीज़ें रिपीट होना शुरू हो गई हैं, ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें तो मैंने कल ही आप लोगों को करवा दी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है जी हेपेटिक एसिनस। अब कुछ माशाल्लाह मेरे जैसे काबिल तालिब इल्म होते हैं वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हेपेटिक लेब्यूल या हेपेटोसाइट को चूज़ करते हैं। भाई हेपेटिक हेपेटिक एसिनस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, एसिनस एसिनस। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 61 है, पेज नंबर 606 डबल ए सेकेंड एडिशन। चाइल्ड हैविंग मैकल्स वर्टिकल एंड ब्लीडिंग पर रेक्टम
तो ब्लीडिंग पर रेक्टम जो होता है वो किसकी वजह से हो रही होती है, वो एक्टोपिक गैस्ट्रिक टिश्यू की वजह से हो रही होती है। मेटमेसिस इन सीएलडी विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग वेन इज इन्वॉल्व, तो इसमें जी लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन इन्वॉल्व होगी। 8 month old infant present with alternate episodes of obstruction, passage of diarrhea, stools, radiological findings show dilated bowel segments, इसमें बाउल सेगमेंट्स जो है डायलेटेड है। क्लोनिक बायोप्सी फाइंड्स रिवील एब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स इन द डिस्टेंडेड बॉल, तो ये कौन सा होगा, ठीक है। तो ये कौन सी डिजीज़ होगी जिसमें ए गैंग्लियोनिक सेल्स होते हैं या जिसमें जो होता है वो डिस्टेंडेड बाउल सेगमेंट्स होते हैं, तो वो होता है जी हर्शस्प्रंग डिजीज़। हर्शस्प्रंग डिजीज़ का कभी नाम सुने, हर्शस्प्रंग डिजीज़ का कभी नाम सुने, हर्शस्प्रंग डिजीज़। चलो मैं थोड़ा सा इधर रुकता हूँ ताकि आप लोगों को हर्शस्प्रंग डिजीज़ का कॉन्सेप्ट आज मिल जाए कि हर्शस्प्रंग डिजीज़ जो होती है वो होती क्यों है। हर्ष साउंड्स लाइक इंडियन वर्ड ना, हर्ष, हर्षवर्धन साउंड्स लाइक इंडियन वर्ड, सही है। तो हर्शस्प्रंग डिजीज़ में बेसिकली क्या होगा, व्हाट हैपेंस इन हर्शस्प्रंग डिजीज़, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि डिफेक्टिव रिलैक्सेशन एंड पेरिस्टालसिस होती है रेक्टम और डिस्टल सिग्मॉइड कोलॉन की, ठीक है। क्या होता है, डिफेक्टिव रिलैक्सेशन होती है। अच्छा, डिफेक्टिव रिलैक्सेशन क्यों होती है, क्यों होती है बेसिकली। अब अगर आप लोगों की बेसिक उस पर जाऊँ ना, तो दो तरह के प्लेक्सेस होते हैं। अगर मैं देखूँ जीआईटी को, तो उसमें दो तरह के प्लेक्सेस होते हैं जीआईटी की लेयर्स होती हैं ना, तो जीआईटी की जो लेयर्स होती हैं उसमें एक होता है माइंटेरिक प्लेक्सेस और एक होता है सब म्यूकोजल प्लेक्सेस। जो माइंटेरिक प्लेक्सेस उसे ओरोबैक्स प्लेक्सेस भी कहते हैं, जो इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर में होता है, सही है, जो मोटिलिटी को रेगुलेट करता है। सर्कुलर मसल्स के दरमियान है तो मोटिलिटी को रेगुलेट करेगा। और एक होता है मीसना, मीसना जो होता है वो सब म्यूकोजल प्लेक्सेस होता है, मीसनर्स प्लेक्सेस भी इसको कहते हैं। वो जो होता है वो सब म्यूकोजा में होता है और वो रेगुलेट करता है ब्लड फ्लो या सिक्रीशन से या अब्जॉर्प्शन को। तब होगा क्या कि कंजेनिटल फेलियर ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स होगा, कि कंजेनिटली जो गैंग्लियोनिक सेल्स है वो फेल हो जाएंगे, सही है। गैंग्लियोनिक सेल्स कौन से, न्यूरल क्रस्ट सेल्स, वो फेल हो जाएंगे और वो मेंटेरिक और सब म्यूकोजल प्लेक्सेस पे नहीं आएंगे। मतलब ये कि ये जो प्लेक्सेस बनते हैं, अब आप लोगों ने जेहन में आना चाहिए कि नर्व्स तो सारी ब्रेन में होती हैं, लेकिन वहाँ भी कुछ न्यूरल क्रस्ट सेल्स हैं वो जीआईटी में जाते हैं और वहाँ पे वो प्लेक्सेस बनाते हैं, उनको कहते हैं मेंटेरिक और सब म्यूकोजल प्लेक्सेस, ठीक है। मेंटेरिक और सब म्यूकोजल प्लेक्सेस जो जीआईटी की मोटिलिटी और सेक्रीशंस के लिए होते हैं। अगर ये न्यूरल क्रस्ट सेल्स की माइग्रेशन ना हो जीआईटी में, तो उसकी वजह से क्या होगा कि मोटिलिटी रेगुलेट नहीं होगी। मोटिलिटी रेगुलेट नहीं होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, डिफेक्टिव रिलैक्सेशन एंड एब्सेंस ऑफ पेरिस्टालसिस होगी, लीड्स टू ए गैंग्लियोनिक मेगा कॉलॉन, सही है। यानी जो मेगा कॉलॉन हो जाएगा, कॉलॉन बड़ा हो जाएगा क्योंकि उसमें मोटिलिटी नहीं है, तो उसमें जो भी आप चीज़ खाएंगे वो अटक जाएगी, सही है। और प्रॉक्सिमल पार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, वो हाइपरट्रोफाइड हो जाएगा, ठीक है, सही है, सही है। तो इसका ट्रीटमेंट यूजुअली होता है रिसेक्शन आप कर देते हैं, जो पार्ट अफेक्टेड होता है उसको रिसेक्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। और इसके लिए आप जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो सक्शन बायोप्सी करते हैं रेक्टम की, डन, क्लियर। मैंने इससे रिलेटेड जो भी हर्शस्प्रंग डिजीज से रिलेटेड क्लिनिकल था सारा बता दिया। मेन रीनल आर्टरी इंटर्स हाइलम एट विच लेवल, तो आप लोगों की कितनी किडनीज हैं, 2 किडनीज हैं। किसी ने अपना गुर्दा बेच के आईफोन तो नहीं लिया, सबकी कितनी किडनीज हैं, 2 किडनीज हैं। सो 2 किडनीज L2, L1 टू L2, और किस रीजन में है, लंबर रीजन में है, किस रीजन में है, लंबर रीजन में है। सो 2 किडनीज L2, L1 टू L2 जो होता है मेन रीनल आर्टरी इंटर्स हाइलम एट विच लेवल, L1 टू L2, L1 टू L2, डन सर। रीनल कैप्सूल इज सप्लाइड बाय, तो रीनल कैप्सूल को कौन सी चीज़ सप्लाई करती है, तो इसे इंटरलोब्यूलर आर्टरी करती है, सही है, इंटरलोब्यूलर आर्टरी करती है। नर्व सप्लाई ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस क्या होती है, तो नर्व सप्लाई ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस जो है लोअर 6 thoracic नर्व्स होती है, सही है। अगर ट्रांसवर्स एब्डोमिनस होता तो उसमें इलियो हाइपोगैस्ट्रिक इंग्वाइनल भी होता, सही है, लेकिन लोअर 6 thoracic जो है वो सब में होगा, ठीक हो गया। इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी लैटरल टू विच हर्निया, तो इसमें आप लोगों ने याद रखना है एमडीज, एमडीज, एमडीज डोंट लाए, एमडीज डोंट लाए, सही है। सो एमडी का मतलब क्या है, एमडी क्या है कि एम फॉर मीडियल,
डी फॉर डायरेक्ट. सो डायरेक्ट हेर्निया इज मीडियल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी. मैंने कहा एम डी, मीडियल डायरेक्ट. सो जो एम डी होता है वो वैसे तो एम डी झूठ बोलता है, लेकिन यहाँ पे चलो एम डी लाई कर लेते हैं, ठीक है. सो डायरेक्ट हर्निया जो है एम फॉर मीडियल, मीडियल डी फॉर डायरेक्ट. सो मीडियल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी डायरेक्ट हर्निया होगा. अच्छा, लाए का मतलब क्या है? लाए का मतलब क्या है? एल फॉर लैटरल और आई फॉर इनडायरेक्ट. जो इनडायरेक्ट हर्निया है वो लैटरल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होगा. अब इसको उल्ट करें, जिस तरह हम लोग पढ़ते थे ना कि वो लाहौर जाता है, लाहौर वो गया था, जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट. वो लाहौर जाता है, लाहौर वो गया था. अब आपने उल्टी साइड से शुरू करना है. मैंने कहा डायरेक्ट हर्निया मीडियल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है. मैंने कहा इनडायरेक्ट हर्निया लैटरल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है. अब मैं कहूँ कि इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो है वो लैटरल किसके है? डायरेक्ट हर्निया के तो मीडियल इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी. सो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी लैटरल टू डायरेक्ट हर्निया, ऑपोजिट हो जाएगा. अगर हर्निया की बात करी जाए तो इसमें ये निमोनिक है, एमडी लाए. लेकिन अगर आर्टरी की बात करी जाए कि आर्टरी लैटरल टू, तो उसमें ऑपोजिट हो जाएगा. नो नीड टू मग अप योर ब्रेन, ऑपोजिट हो जाएगा. अगर वो आर्टरी पूछे तो ऑपोजिट हो जाएगा. अगर वो हर्निया पूछे तो डोंट एमडी लाए निमोनिक है. क्लियर? सबको ये पॉइंट क्लियर है? आई रियली वांट टू क्लियर यू गाइस दिस थिंग, बिकॉज पेपर में यही चीज़ कंफ्यूज करेगी. अगर वो हर्निया पूछे तो एमडी लाए निमोनिक है. मीडियल, मीडियल, मीडियल इज डायरेक्ट. सो डायरेक्ट हर्निया इज मीडियल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, और लैटरल यानी इनडायरेक्ट हर्निया इज लैटरल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी. लेकिन अगर वो आर्टरी पूछे कि आर्टरी का क्या चक्कर है, तो उसमें आप लोगों ने ऑपोजिट कर देना है. सो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी लैटरल टू डायरेक्ट हर्निया, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी मीडियल टू इनडायरेक्ट हर्निया. डन, सिंपल. एक याद रखो, दोनों याद करोगे एक भी नहीं होगा. एक याद रखो, पेपर में ऑपोजिट कर लेना. डन. सिलिक प्लेक्सस जो होता है वो किस लेवल पे होता है? तो L1 के लेवल पे होता है. गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन जो होता है वो किस लेवल पे होता है? वो T11 के इस पे होता है, लेवल पे होता है. सही है. सो T11 पे गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन, ठीक है. और जो सिलिक प्लेक्सस है वो L1 के लेवल पे. रिगार्डिंग सुप्रारीनल वेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो सुप्रारीनल ग्लैंड जो वेन होती है, लेफ्ट सुप्रारीनल वेन जो होती है वो डायरेक्ट करती है, वो ड्रेन करती है रीनल वेन में, ठीक है. लेफ्ट सुप्रारीनल वेन ड्रेन इनटू रीनल वेन. जो राइट रीनल, सुप्रारीनल और गोनेडल और लेफ्ट रीनल ऑल ड्रेन इनटू इंफीरियर वेन के बाद, जबकि लेफ्ट सुप्रारीनल गोनेडल जो होती हैं वो सारी लेफ्ट रीनल वेन में करती हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मैकल्स डिवर्टिकुलम इज विच ऑफ द फॉलोइंग? तो मैकल्स डिवर्टिकुलम के अंदर एक्टोपिक गैस्ट्रिक टिश्यू होता है और पेनक्रेटिक टिश्यू होते हैं, ठीक हो गया. सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज ब्रांच ऑफ, तो सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज होती है वो किसकी ब्रांच होती है? इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की. सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच होती है? इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की. सही हो गया. सॉरी, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी. इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच होती है? एक्सटर्नल आइलियक की. और सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच होती है? फेमोरल आर्टरी की, ठीक है. फेमोरल आर्टरी की. सुपरफिशियल आर्टरी किसकी ब्रांच होती है? फेमोरल आर्टरी की. हाँ जी. मैंने इसका एक निमोनिक बताया था अभी, जो मेरे पास लास्ट अटेम्प्ट में स्टूडेंट से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग निमोनिक था कि जो सुपीरियर लोग होते हैं, ठीक है, जो सुपीरियर लोग होते हैं उनको हम क्या करते हैं? अपने गले से लगाते हैं. सही है. ये मैंने एमसीक्यू लास्ट अटेम्प्ट वाले, मई अटेम्प्ट वालों को करवाया था बहुत अच्छे से. जो सुपीरियर लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो गले से लगाते हैं. ये एमसीक्यू आप लोगों को मई में आया है 2024 में. सो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी. सुपीरियर लोगों को आप गले में लाओगे, और जो इन्फीरियर लोग हैं उन्हें आप एक्सटर्नली इलाके, बाहर इलाके में रखोगे, ठीक है, ठीक है. और अब आप देखें कि एक सुपरफिशियल, ठीक है, एक सुपरफिशियल लोगों का फंक्शन हो रहा है. तो सुपरफिशियल लोग जो हैं, जो बनावटी लोग हैं, उनका एक फंक्शन हो रहा है
और उस फंक्शन में जो सुपीरियर लोग हैं उनको गले लगाया जा रहा है, यानी सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, और जो इन्फीरियर लोग हैं उनको एक्सटर्नल बाहर ही रखा जा रहा है, उन्हें अंदर आने की इजाज़त नहीं है। सो इन्फीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल इलाका यानी एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी, और सुपरफिशियल लोगों का क्या हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, तो फंक्शन से फेमोरल आर्टरी यानी सुपरफिशियल एपिगेस्ट्रिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ फेमोरल आर्टरी। इन दिस वे यू विल रिमेंबर दिस कन्फ्यूजिंग एमसीक्यू, ठीक है। सो superior epigastric artery is a branch of internal thoracic artery, inferior epigastric artery is a branch of external iliac artery, और superficial epigastric artery is a branch of femoral artery. Superficial function done. Okay sir. Brunner's gland is present in, तो Brunner's gland जो होता है वो duodenum के अंदर होता है. Pararenal fat is an extension of, तो pararenal यानी parallel to the kidneys, parallel to the renal, pararenal fat is an extension of renal fascia. So parallel to the kidney, pararenal fat is an extension of renal fascia, ठीक है। माइनर कैलिक्स रिसीव यूरिन फ्रॉम, तो माइनर कैलिक्स जो होते हैं वो यूरिन कहाँ से लेते हैं, तो वो लेते हैं जी रीनल पेपिला से, रीनल पेपिला से, ठीक हो गया। सुपरफिशियल फेशिया इज ए मिक्सचर ऑफ, तो सुपरफिशियल फेशिया जो होता है वो किस किस का मिक्सचर है, उसमें लूज रेगुलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यूज होते हैं। Patient have abdominal pain on sigmoidoscopy. There is obstruction in upper part of sigmoid colon with ulcer. Patient have a appendectomy scar that was done few years back. Cause of this is, तो इसका जी कॉज क्या हो सकता है, इसमें आप देखें क्रॉन्स डिजीज़ की सेम प्रेजेंटेशन होती है जिस तरह डिवर्टिकुलोसिस होता है, और इसमें अल्सर जो होता है वो एसोसिएटेड होता है, लेकिन डिवर्टिकुलोसिस जो होता है वो एसोसिएटेड होता है अल्सर के साथ विद मोर कॉमन सिग्मॉइड कोलॉन। तो अगर सिग्मॉइड कोलॉन की यूजुअली बात करी जाए तो उसमें डिवर्टिकुलोसिस वगैरह होता है, एंड क्रॉन डिजीज़ जो होती है वो होती है टर्मिनल आइलियम में। सो इधर अगर देखें कि सिग्मॉइड कोलॉन का मेंशन है तो उसमें क्या होगा, डिवर्टिकुलोसिस होगा, और अगर क्रॉन्स की बात होती है तो वो टर्मिनल आइलियम होता, टर्मिनल आइलियम, ठीक है। इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं सी टी और CTSD, सही। जो सिग्मॉइड कोलॉन है, जो सिग्मॉइड कोलॉन है वो डिवर्टिकुलोसिस के लिए होगा, और जो क्रॉन्स है उसमें टर्मिनल आइलियम होता है, ठीक है, ठीक है, डन। पेशेंट प्रेजेंट विद डिक्रीज पेरिफेरल पल्सेशन, पेशेंट है जिसमें पेरिफेरल पल्सेशन डिक्रीज हो गई है, अब्डोमिनल पेन है, क्रेटिनिन काइनेज नॉर्मल है, पल्सेटिंग अब्डोमिनल मैस है, ठीक है, विद फास्टिंग ग्लूकोज 130 और 150 वन लास्ट 20 ईयर्स मोस्ट लाइकली सफरिंग फ्रॉम, तो जब भी पल्सेटाइल अब्डोमिनल मैस हो तो वो होगा अब्डोमिनल एओर्टिक एन्युरिज्म, डन। Patient has severe anemia. There is irregular shape, size of RBCs having seen in which part of GIT, which part of GIT is involved, ठीक है। तो अगर आप बात करें कि severe anemia है, irregular shape है, size of RBCs have been seen on part of GIT, ठीक है, which part of GIT is involved, तो इसमें कौन सा GIT का पार्ट इन्वॉल्व होगा, तो इसमें देखिए कि जी आपके पास फंडस सिस्टमिक, कोलॉन, ड्यूडेनम, पाइलोरल सिस्टमिक या ज्यूजेनम, तो ड्यूडेनम जो है वो होगा, सही है। आयरन और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन जो होती है वो ड्यूडेनम में होती है। इसका निमोनिक है आयरन फिस्ट ब्रो। आप सबको ABC आती है ना, जस्ट लाइक दैट, आप सबको पता है ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है, सेकंड पार्ट कौन सा होता है, थर्ड पार्ट कौन सा होता है, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, आइलियम, सही है, जस्ट लाइक दैट। ये मतलब एनाटॉमी की ABC है, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, आइलियम, ये तीन पार्ट्स हैं। और निमोनिक क्या है, आयरन फिस्ट ब्रो, आई फॉर आयरन, आयरन की एब्जॉर्प्शन होगी ड्यूडेनम में, फिस्ट फॉर फोलेट, फोलेट की एब्जॉर्प्शन होगी ज्यूजेनम में, और ब्रो फॉर B12 और बाइल सॉल्ट्स, इनकी एब्जॉर्प्शन होगी आइलियम में, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, आइलियम और आयरन फिस्ट ब्रो निमोनिक, ठीक है, डन। बोर तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा लंबा लेक्चर तो नहीं हो गया, बोर हो रहे हैं तो मैं 100 तक MCQs जो है वो करवा के आप लोगों को 50 जो है वो एज एन असाइनमेंट दे देता हूँ, उसमें भी रिपीटेड ही चीज़ें हैं। 150 ऑनवर्ड्स तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 100 तक आज करवा के आप लोगों को रेस्ट दे देता हूँ, उसके बाद आप लोग ईजी हो जाए, ठीक है, ओके। फिस्ट फॉर फोलेट, ट्रांसवर्स मीजोकोलोन इज अटैच पोस्टीरियरली बाय, तो ट्रांसवर्स मीजोकोलोन जो होता है वो पोस्टीरियरली अटैच होता है बाय सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक जो होती है वो किसकी ब्रांच होती है, तो वो सप्लेनिक की ब्रांच होती है, सही हो गया, सप्लेनिक, लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक फ्रॉम सप्लेनिक।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज बिटवीन सिलिक प्लेक्सिस एंड एसएमए। तो सिलिक प्लेक्सिस और एसएमए के दरमियान जो होता है पैनक्रियाज होता है, दैट इज इंटीरियर टू सिलिक प्लेक्सिस एंड एसएमए इज इंटीरियर टू अनसिनेट प्रोसेस ऑफ पैनक्रियाज। ठीक है, सो इंटीरियर टू सिलिक प्लेक्सिस पैनक्रियाज होता है और एसएमए जो होता है इंटीरियर टू अनसिनेट प्रोसेस ऑफ पैनक्रियाज होती है। पीछे जी हम एमसीक्यू करके हैं। ठीक है, सो पैनक्रियाज इज इन बिटवीन सिलिक प्लेक्सिस एंड एसएमए। ठीक है, फिर भी नहीं याद रहता तो याद रखना है कि जो पैन है वो इन बिटवीन होगा एसएमए एंड सिलिक प्लेक्सिस। पैन जो है दैट इज इन बिटवीन सिलिक प्लेक्सिस एंड एसएमए। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लीडिंग इन ड्यूडिनल अल्सर ऑफ पोस्टीरियर वॉल इज बाय विच आर्टरी। तो जो होता है वो गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी होगा। सही है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ ड्यूडिनल अल्सर ऑन पोस्टीरियर वॉल। अब इसमें ना ज़रा गौर करें, अगर वो कहे ड्यूडिनल अल्सर ऑन पोस्टीरियर वॉल तो होगा गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। अगर वो कहे ड्यूडिनल अल्सर ऑन पोस्टीरियर वॉल ऑफ स्टमक, फोकस पोस्टीरियर वॉल ऑफ स्टमक विच आर्टरी इज लाइगेटेड, तो दैट इज बेसिकली सप्लेनिक आर्टरी। अगर स्टमक के पोस्टीरियर रिलेशन का वो पूछेगा इसी स्टेटमेंट के साथ तो वो होगा सप्लेनिक आर्टरी। अगर वो कहेगा सिंपल ड्यूडिनल अल्सर ऑन पोस्टीरियर वॉल तो होगा गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। क्लियर? मैं इसीलिए बैठा हूँ ना, आप लोग एमसीक्यूज इसलिए करवा रहा हूँ ताकि इस तरह के जो फ़र्क आते हैं, जो स्टेटमेंट्स चेंज होती हैं, आप लोगों को वो क्लियर कर दूँ सर। डन डन, सारे लोग क्लियर हैं इस बात पे? ठीक है। Which part of the small intestine is identified by having thick walls and few arterial arcades? तो few arterial arcades किसके अंदर होते हैं? Duodenum के already discuss. Medical student is examining a slide under microscope but is unable to differentiate between gallbladder from colon. ठीक है, the point which help in differentiating gallbladder from colon histologically is, तो जो गॉल ब्लैडर होता है, उसके अंदर क्या होता है? सब म्यूकोजा नहीं होता। सही है, नो सब म्यूकोजा इन गॉल ब्लैडर वॉल। ठीक है, गॉल ब्लैडर वॉल के अंदर कोई सब म्यूकोजा नहीं होता। A resident has done 2 successful adrenalectomies. The head of surgery does not let him do adrenalectomy on this patient. बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है सर्जरी वालों के लिए कि हेड ऑफ सर्जरी जो होता है उसको एक पेशेंट पे एड्रेनलेक्टमी नहीं करने देता क्योंकि इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर हिम टू परफॉर्म सर्जरी ऑन राइट एड्रीनल। तो राइट एड्रीनल पे उसके लिए सर्जरी परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है। बट व्हाट रिलेशन ऑफ द राइट एड्रीनल मेक्स इट डिफिकल्ट? तो याद करें ज़रा, एड्रीनल दो तरह के थे, पोस्टीरियर दोनों के डायफ्राम था, इंटीरियर दोनों के क्या था? राइट साइड पे लीवर था ना, तो राइट लोब ऑफ लीवर एंड इंफीरियर वेने के बाद राइट साइड पे था, और लेफ्ट साइड का मैंने निमोनिक बताया था PSL। तो P फॉर पेनक्रियाज, S फॉर स्टमक, L फॉर लेसर सैक। सो राइट साइड पे अगर मैं बात करूं तो इंफीरियर वेना केवा की जो प्रेजेंस होती है दैट विल मेक इट डिफिकल्ट, इंफीरियर वेना केवा। जो बच्चे कह रहे हैं कि सर थर्ड एडिशन के एमसीक्यूज कब करने हैं, तो मैं वन गो में एक दिन में सारे थर्ड एडिशन के जो एडिशनल एमसीक्यूज हैं वो करवा दूंगा। फिर भी आप लोगों को तसल्ली नहीं हो रही तो इसी यूट्यूब चैनल पे फ्री वीडियोस पड़ी हुई हैं जिसमें थर्ड एडिशन के सारे एमसीक्यूज डिस्कस हुए हैं। ठीक है सर, चलें। पेशेंट प्रेजेंट विद RHC यानी राइट एपोकॉन्ड्रियम पेन है। डर्माटोम फॉर कोलिसिस्टाइटिस जो होता है वो कौन सा होता है? तो कोलिसिस्टाइटिस का जो डर्माटोम होता है, इसको याद कैसे रखा हुआ है? इसको याद रखा हुआ है जो आप लोगों को पास करने के लिए आप लोगों की जो पेपर में परसेंटेज नहीं आनी है अगली बार, वो है 79। सही है, सो 79 T7 to T9 इज द डर्माटोम फॉर राइट एपोकॉन्ड्रियम पेन कोलिसिस्टाइटिस। सही है, T7 to T9। इंटीरियर टू हाइलम ऑफ राइट किडनी, इंटीरियर टू हाइलम ऑफ राइट किडनी जो होता है वो क्या चीज़ होती है? तो इंटीरियर टू हाइलम ऑफ राइट किडनी जो होता है वो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम होता है। सही है, अगर वो कहता है इंटीरियर टू राइट किडनी तो लीवर होता। सिंपल, इंटीरियर टू लीवर इज इंटीरियर टू राइट किडनी इज लीवर, लेकिन इंटीरियर टू हाइलम ऑफ राइट किडनी जो होता है वो होगा सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। सही है, सही है। जो डुओ है यानी डुओ ड्यूडेनम जो है वो हिला हुआ है। डुओ जो है, जो दो लोग इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं वो क्या है? हिले हुए। सो हिले हुए से हाइलम में डुओ, हाइलम इज डुओ यानी हाइलम इज रिलेटेड टू डुओ ड्यूडेनम, जबकि सिंपल राइट किडनी के आगे जो होता है वो लीवर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रन्स अलोंग विद सुपीरियर मार्जिन ऑफ पेनक्रियाज? तो सप्लेनिक आर्टरी जो होती है सुपीरियर मार्जिन ऑफ पेनक्रियाज के बिल्कुल साथ साथ चलती है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड शोइंग ग्लैंड्स इन टिश्यू एंड सब म्यूकोजा विच ऑर्गन इज दिस? तो जिसमें सब म्यूकोजा होता है वो ड्यूडेनम होगा। वल्वुला वल्वुला कॉन्वेंटिस इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ GIT? ठीक है, तो वल्वुला कॉन्वेंटिस जो होता है वो किस पार्ट ऑफ GIT में होता है? तो डेट इज प्रेजेंट इन ज्यूजिनम।
आर्केड्स किसके अराउंड होते हैं? ड्यूजनम। मैक्सिमम वाटर की एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होती है? ड्यूजनम। ऑल आर द पॉइंट्स ऑफ ड्यूजनम। और ड्यूजनम ड्यूजनम फोलेट की एब्जॉर्प्शन किस पार्ट में होती है? ड्यूजनम। ठीक है, आयरन फिस्ट ब्रो। सो ये 4 पॉइंट्स मैंने ड्यूजनम के बारे में बताया। हेपेटिक वेन ड्रेन्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हेपेटिक वेन जो होती है वो ड्रेन किस में करती है? तो फिर वेना केवा में करेगी। विच स्ट्रक्चर लाइज इंटीरियर टू अनसिनेट प्रोसेस ऑफ पेनक्रियाज, तो उनके सामने कौन था? सामने से एसएमए, उनके सामने एसएमए यानी अनसिनेट प्रोसेस के इंटीरियर एसएमए। फ्री मार्जिन ऑफ फेल्सिफॉर्म लिगामेंट कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग, तो फेल्सिफॉर्म लिगामेंट के फ्री मार्जिन में राइट फ्री मार्जिन ऑफ फेल्सिफॉर्म लिगामेंट हैव लिगामेंटम टीरीज। डाई किसके थ्रू पास करते हैं? लिगामेंटम टीरीज। ठीक हो गया। लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन ड्रेन्स इनटू, तो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन जो होती है वो ड्रेन किस में करेगी? पोर्टल वेन में। ठीक है। हेपेटिक वेन किस में ड्रेन करती है? इंफीरियर वेना केवा में। लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन ड्रेन किस में करती है? पोर्टल वेन में। विच वन इज मोर सेंसिटिव टू पेन, तो पराइटल जो परे पड़ी है डेट इज मोर सेंसिटिव टू पेन। जिसको आप लोग दूर दूर रखते हैं उसको ज़्यादा दर्द होता है। सही है, उसके दिल में दर्द होता है। स्ट्रक्चर इन फ्रंट ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूटेनम इज विच, यानी परे पड़ा, दूर दूर यानी परे पड़ा हुआ। पैराइटल इज फॉर सेंसिटिव टू पेन। स्ट्रक्चर इन फ्रंट ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूटेनम इज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूटेनम के आगे क्या क्या चीज़ पड़ी हुई है? तो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूटेनम के जो आगे पड़ा है वो राइट लोब ऑफ लीवर, फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर और स्मॉल इंटेस्टाइन और ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन होगा। यूजुअली ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन ही आता है। पोस्टीरियरली उसको किडनी और यूरेटर होगा, लैटरली उसके लीवर वगैरह होगा और असेंडिंग कोलॉन होगा, और मीडियली उसके हेड ऑफ पेनक्रियाज और बाइल डक्ट वगैरह होगा। ठीक है, ये आप लोग लेटर की डायग्राम देख लेंगे तो इजी हो जाएगा ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग वेन इज डायलेटेड इन पोर्टल हाइपरटेंशन, तो पोर्टल हाइपरटेंशन में कौन सी वेन डायलेटेड होती है? तो डेट इज लेफ्ट कोलिक होएगी जी। पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ एओर्टिक बाइफरकेशन इज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो पोस्टीरियर ब्रांच एट एओर्टिक बाइफरकेशन जो होती है वो कौन सी होती है? तो वो मीडियन सैक्रल आर्टरी होती है। रेक्टस शीथ अबव आर्कुएट लाइन इज फाउंड बाय, तो रेक्टस शीथ जो होती है वो अबव आर्कुएट लाइन जो है वो बन रही होती है एक्सटर्नल और इंटरनल ऑब्लिक अपेंडिक्स से। डन सर, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, जो रिमेनिंग 50 एमसीक्यूज हैं वो आप लोगों ने खुद रीड दे लेने हैं। आगे हमने 150 से ऑनवर्ड सारे एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 341 तक। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को ज़्यादा नहीं तो 50 to 60% चीज़ें रिटेन हो गई होंगी। ठीक है, कल वाला लेक्चर भी अगर आप लोगों ने रिवाइज़ करना है तो आप दोबारा रिवाइज़ कर लें और चीज़ों को मैक्सिमम रिवाइज़ करें। और मैं हमेशा अपने लेक्चर के एंड पे कहता हूँ कि फ़ीडबैक लाजमी दिया करें कि हाउ वाज इट। ठीक है, ताकि आप लोगों को बेहतर से बेहतर प्रोवाइड हम कर सकें। ठीक है, सो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। और ये जो थोड़े बहुत एमसीक्यूज़ छोड़ने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप लोग खुद अपने माइंड को भी यूज़ करें। ठीक है, बिल्कुल लकीर का फ़कीर आप लोगों को नहीं बनाना, आप लोगों को अपना जो है वो माइंड यूज़ करना ही करना है सर। ठीक है, जो कल वाला लेक्चर है उसका मैं लिंक अभी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, और आई होप दिस वाज हेल्पफुल। और डू लाइक एंड डू कमेंट योर सजेशंस। योर सजेशंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मी, दे डू मोटिवेट मी। सही है, ताकि मैं और ज़्यादा आप लोगों के लिए मेहनत करूँ। ठीक है, सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों का तो हार्डली 30 सेकेंड्स लगेंगे, लेकिन दे मोटिवेट मी टू डू मच मोर एफर्ट्स फॉर यू गाइस। ठीक है सर, सो थैंक यू सो मच और थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग मी दिस लॉन्ग। खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा स्टूल डॉक्टर को याद रखना है। सही है, जो मेलिग्नेंसी और मैस और मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देता है वो कौन सा है? स्टूल डॉक्टर, स्टूल DR। ठीक है सर, थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और ये लेक्चर आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा इंशाल्लाह ताला ना, कोई इशू नहीं है।